कहानी की शुरुआत एक धमाकेदार बैटल सीन से होती है, लेकिन ये फार्म वाली फाइट नहीं है जो सीजन 2 के आखिर में दिखी थी। फिर भी ओपनिंग सीन इतना जबरदस्त है कि गूज़बम्स आ गए, और जिन लोगों को सब्र नहीं हो रहा था उनके लिए प्राइम वीडियो ने पहले ही 11 मिनट का प्रीव्यू दे दिया था। सियान सांचे जो एमेलिन सीट है सीधा लिएंड्रिन पर डार्क फ्रेंड होने का इल्जाम लगा देती है, पर लिएंड्रिन भी कौन सा शांत बैठने वाली थी। उसने उल्टा सियान पर रैन यानी ड्रैगन रीबॉर्न को भगाने का इल्जाम लगा दिया। फिर एंट्री होती है नाइनीव की, जो विटनेस के तौर पर आई है, और मैडम ने फुल धमाका कर दिया, सीधा डिक्लेयर कर दिया कि लिएंड्रिन एक डार्क फ्रेंड है। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही व्हाइट टावर में महायुद्ध शुरू हो गया। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर आइस सेडाइज लिएंड्रिन की साइड है। लिएंड्रिन और उसकी ब्लैक एजा वाली गैंग लड़ने लगती है, पर सियान और अच्छी आइस सेडाइज भी कम नहीं है। पहले तो ऐसा लगता है कि गुड साइड जीत रही है, लेकिन फिर और ब्लैक एजा मेंबर्स आ जाते हैं मदद के लिए। ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एलेना और उसके वार्डर्स आ जाते हैं टांग अड़ाने। एक पल के लिए लगता है कि एलेना उन्हें रोक लेगी, पर नहीं, लिएंड्रिन और उसकी गैंग फिर से जीत जाती है। लिएंड्रिन तो एलेना के वार्डर्स में से एक इवान को मार देती है। सियान ब्लैक एजा के पीछे लगी रहती है, पर बेचारी छोटी मोटी डार्क फ्रेंड्स के बीच फंस जाती है। ऐसा लगता है कि अब तो उसका गेम ओवर होने वाला है, पर जैसे ही उस पर बिल्डिंग गिरने वाली होती है, मॉरिन ड्रामेटिक एंट्री मारकर उसकी जान बचा लेती है। इधर व्हाइट टावर में भी धमाका चल रहा है। लैन वापस आता है और फुल हीरो मोड में आकर नाइनीव को बचा लेता है। दूसरी तरफ वेरिन और एडेलेस पर अटैक होता है, और ये काम न्योमी का है जो रेड एजा की तरफ है। सबसे शॉकिंग बात ये है कि वेरिन ने इसे बचपन से देखा है, उस पर भरोसा किया है, पर अब वही उस पर वार कर रही है। इस अटैक का रिजल्ट बहुत बुरा होता है। एडेलेस एकदम ब्लैंक हो जाती है, उसके दिमाग में कोई थॉट्स ही नहीं बचते। वेरिन के पास कोई तरीका नहीं है उसे वापस लाने का, जबकि न्योमी कुछ इम्पोर्टेंट सैंग्रियाल चुरा कर भाग जाती है। सबसे बड़ा मूवमेंट, पांचों दोस्त फाइनली एक साथ टारविलॉन में इकट्ठा हो जाते हैं। मॉरिन का फुल प्लान रेडी है, सबको लेकर टियर भागना है ताकि आइस सेडाई, ब्लैक एजा और फॉरसेकन इनसे दूर रहें। लेकिन दुश्मन तो हर तरफ हैं। रैंड के पीछे आयल पड़े हैं, ये लोग उसे कहीं जाने नहीं देते, बस चिपके रहते हैं। और ऊपर से एक और टेंशन, रैंड को कैलेंडोर स्वॉर्ड चाहिए फॉरसेकन और डार्क वन को हराने के लिए। वहीं एग्वीन भी रेना की दी गई तकलीफ से स्ट्रगल कर रही है। टॉर्चर, अब्यूज और उसकी पावर के मिसयूज ने एग्वीन को अंदर से तोड़ दिया है। दूसरी तरफ पेरिन, मैट और रैंड एक बार में चिल करने जाते हैं। इन्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए इस पूरे मेस से। एक पल के लिए लगता है कि सब पुराने दिनों जैसा हो गया है, पर ये तो व्हील ऑफ टाइम है, शांति ज्यादा देर तक कहाँ टिकने वाली थी। फॉरसेकन फ्री हो गए हैं, तो अब तो और मेस होने वाला है। उधर वेरिन फुल ट्राई कर रही है कि मॉरिन को कन्विंस करे कि वो रैंड का फ्यूचर कंट्रोल न करे, क्योंकि लास्ट बैटल पास है। मैट का सीन अलग ही लेवल का है, क्योंकि उसने हॉर्न ऑफ वेलेर बजाया था, अब उसके साथ अजीब चीजें हो रही हैं। जैसे ही वो आंख बंद करता है, उसे रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई वॉर चल रही हो। वो कभी कभी बिना सोचे समझे पुरानी ओल्ड टंग में बोलने लगता है, और उसके दिमाग में रैंडम समझ न आने वाली यादें फ्लैश होती हैं। मतलब बंदा खुद कंफ्यूज्ड है कि ये सब क्या हो रहा है। बाद में रैंड मैट और पेरिन को सलीन के बारे में बताता है, लेकिन किसी रीजन से वो लैनफेयर का मेंशन नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ लैनफेयर सीधा मॉरिन के सामने आकर खड़ी हो जाती है, और दोनों की इंटरेस्टिंग बातचीत होती है। ये दोनों अग्री करती हैं कि रैंड को टियर पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वहाँ कैलेंडोर स्वॉर्ड है जो उसे फॉरसेकन और डार्क वन से लड़ने में हेल्प करेगी। लैन को लैनफेयर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और वो मॉरिन को वॉर्न भी करता है, पर मॉरिन लैनफेयर को टेम्परेरी ट्रस्ट कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लैनफेयर फॉरसेकन से बहुत डर रही है, इवन इशमेल से भी। मतलब लैनफेयर को काफी बड़ा खतरा लग रहा है जो अभी तक हमें पता नहीं है। लैनफेयर के दिमाग में एक नया प्लान आता है। उसने मॉरिन को बताया कि रैंड को अपने दोस्तों से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ रहना उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो जब सब सो रहे थे, लैनफेयर ने अपना मैजिक चलाया ताकि पांचों दोस्तों को डरा दिया जाए और रैंड अपनी जर्नी पर अकेला निकल जाए। मॉरिन ने भी हाँ कर दी, क्योंकि वो किसी भी हद तक जा सकती है अगर बात ग्रेटर गुड की हो। पर लैनफेयर का प्लान उल्टा पड़ गया। दूसरी तरफ सियान नाइनीव और एग्वीन के पास एक सीरियस बात लेकर आई। उसका कहना है कि रैंड चाहे जीत भी जाए, पर आखिर में वो खुद को खो देगा और अपने दोस्तों के लिए खतरा बन जाएगा। यानी उसका प्रपोजल सिंपल है, नाइनीव और एग्वीन वापस आइस सेडाइज ज्वाइन करें, ताकि अगर रैंड कभी कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये दोनों उसे रोक सकें। एग्वीन मान जाती है, पर एक शर्त पर, उसे कसौटी से गुजरना है, यानी उसे टेस्ट देना है। जब वो आर्क्स में एंटर करती है तो उसे एक विजन दिखता है।
रैंड ने अभी अभी पेरिन को मार दिया है और सबसे शॉकिंग, एग्वीन खुद एमरलिन सीट है, पर फिर एकदम से वो वापस आ जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रात में सब पर अलग अलग तरीके से अटैक किया जाता है। मैट के सामने टैरो कार्ड्स पड़े होते हैं और वो उनसे हिप्नोटाइज हो जाता है जैसे किसी ट्रांस में चला गया हो। नाइनीव पर एक ब्रूटल अटैक होता है। बदकिस्मती से थोड़ी देर पहले ही मैट ने उससे विजडम मांगी थी और नाइनीव ने मदद करने का प्रॉमिस किया था, पर जब सच में अटैक होता है तो वो चैनल नहीं कर पाती, यानी जादू नहीं कर पाती। मॉरिन और लैन बस चिल मार रहे होते हैं जैसे उन्हें पहले से पता हो कि ये सब होने वाला है। मतलब इन्होंने लैनफेयर के साथ कोई सीक्रेट पैक्ट कर लिया था ताकि ये बच्चे डर के मारे टीयर चले जाएं। एग्वीन को मिरर के थ्रू अटैक किया जाता है, उसको छुरी मार दी जाती है। वो रैंड को बताती है कि अटैक मिरर्स के थ्रू हो रहा है और रैंड वन पावर का यूज करके मिरर्स को तोड़ देता है, पर पावर फिर से उसके कंट्रोल से निकल जाती है। एग्वीन उसे वापस आने के लिए चिल्लाती है और फाइनली रैंड अपने सेंसेस में आता है। फाइनली मॉरिन और लैन का फेस ऑफ होता है लैनफेयर के साथ, जिसमें पता चलता है कि एक्चुअल अटैक एक और फॉरसेकन ने किया था, यानी ग्रे मैन ने। मतलब ये लैनफेयर का काम नहीं था। फॉरसेकन को ऑलरेडी रैंड का पता लग चुका है। इसका मतलब अब रैंड को फौरन निकलना पड़ेगा। लैनफेयर सिर्फ डराने वाली थी, पर सब कुछ उल्टा हो गया। मॉरिन नाइनीव और पेरिन को हील कर देती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया और रैंड ने आखिरकार मान लिया कि उसे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। जबकि नाइनीव एग्वीन को बताती है कि वो टावर में रुकने वाली है, क्योंकि अगर वो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर सकती तो किसी की भी मदद नहीं कर सकती। मैट भी डिसाइड करता है कि वो नाइनीव के साथ रहेगा, क्योंकि सिर्फ वही उसकी करंट कंडीशन में उसकी मदद कर सकती है। दूसरी तरफ एग्वीन रैंड के साथ जाने का प्लान करती है और पेरिन डिसाइड करता है कि वो वापस अपने घर टू रिवर्स लौट जाएगा। उसके साथ लोयाल, बेन और चेट भी जाते हैं। एपिसोड के आखिर में एवेंडा रैंड के साथ जुड़ती है क्योंकि वो कार्यकान है और उसका फर्ज बनता है कि वो उसके साथ रहे। लेकिन रैंड का कहना है कि वो टीयर नहीं जाएगा बल्कि आयल वेस्ट जाएगा ताकि एक आर्मी इकट्ठा कर सके जो शैडो को हराने में मदद करे। एपिसोड का सबसे क्रीपी पार्ट एंड में आता है जब मॉर्गडेन अपनी विलेनी फॉर्म में दिखती है। मॉर्गडेन व्हाइट क्लोक के एक आदमी जेचिम को अपने वेब में टॉर्चर करती है। वो उसे याद दिलाती है कि अगर कोई अपनी डार्क ओथ तोड़ता है तो उसको मौत मिलती है, पर उसके साथ एक नया ऑप्शन भी देती है, ग्रे बनने का। ये एक बीच का रास्ता लगता है जो न लाइट है और न डार्क, एक तरह से इन बिटवीन लोगों के लिए। मॉर्गडेन उस आदमी को इतना टॉर्चर करती है कि वो ग्रे बनने के लिए हाँ बोल देता है। शायद जो पहले ग्रेमैन अटैक कर रहा था उसे मॉर्गडेन ने भेजा था। द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3 का प्रीमियर फुल पैसा वसूल था। इतना टाइम लग गया सीजन 2 के बाद, पर इस एपिसोड ने एकदम सॉलिड रीइंट्रोडक्शन फील कराया। एक तरफ तो एक्शन और पॉलिटिकल टेंशन थी और दूसरी तरफ पुराने दोस्तों का एक साथ आना भी सेटिस्फाइंग लगा। सीजन 2 का फिनाले बहुत हेवी था और अब सीजन 3 नए चैलेंजेस लेकर आया है। बहुत सारे कैरेक्टर्स अपनी जगह ढूंढ रहे हैं और रैंड का रोल बड़ा हो गया है। लेकिन ये सिर्फ रैंड की कहानी नहीं है, बाकी सबके भी अपने बड़े आर्क्स हैं और उनकी अपनी चॉइसेस भी मैटर करती है। अगर ये क्वालिटी बनी रही तो सीजन 3 में फुल धमाका होगा। आपको क्या लगता है, रैंड का आयल वेस्ट जाना एकदम सही मूव है या कोई और प्लान बेटर होता? लगता है कि द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3 पूरी बैटल नहीं दिखाएगा बल्कि बस उसके बिल्टअप तक ले जाएगा, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स अलग हो गए हैं। पूरा सीजन उनके एक जगह आने में ही निकल जाएगा। शायद पिछले सीजन की तरह फिर से किसी फॉरसेकन के अगेंस्ट एक बड़ा शोडाउन हो, पर एक फुल स्केल वॉर शायद सीजन 4 तक के लिए बचा कर रखी हो। मैंने बुक्स नहीं पढ़ी हैं, पर फैंटेसी जेनरे का एक कॉमन पैटर्न होता है, एक चोजन वन जो सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है और जिसकी ताकत से सभी या तो डरते हैं या उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। डून, स्टार वॉर्स या किसी भी ऐसी कहानी में एक हीरो होता है जिसके आसपास सब घूमता है। रैंड भी इसी कैटेगरी में आता है। शो में चाहे औरतें सबसे स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग लग रही हों, ड्रैगन रीबॉर्न का रोल अभी भी सबसे बड़ा है। एक ऐसी पावर जिसमें पूरी दुनिया को जलाने या बचाने की कैपेसिटी है। वैसे एपिसोड 2 अलायन की फैमिली पर फोकस करता है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि उसकी माँ ने लायन थ्रोन कैसे हासिल किया। हाँ, इसे देखकर गेम ऑफ थ्रोन्स के लैनिस्टर की याद आ गई। अब हमें 20 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जिसमें मॉर्गेस लायन थ्रोन अपने कब्जे में ले रही होती है। उसने एक बैटल जीत ली है ताकि वो एंडोर की रानी बन सके और अब वो चाहती है कि बाकी के नोबल हाउसेस उसे अपनी क्वीन माने। सब हाई सीट लेडीज उसका साथ देने को तैयार हो जाती हैं, पर मॉर्गेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो उन सबको मरवा देती है ताकि फ्यूचर में गद्दी के लिए जंग न हो और उसकी बेटी जो अभी उसके पेट में है बिना किसी चैलेंज के एंडोर की नेक्स्ट क्वीन बन सके।
इससे एलेन की रॉयल लीनिएज और एंडोर की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर और क्लैरिटी मिलती है। आज के वक्त में मॉर्गेस स्वैन से मिलने आती है। उसको टेंशन है कि फार्म के इवेंट्स के बाद एलाइन सेफ है या नहीं। उसके साथ उसके आइसेडाइज एडवाइजर एलाइडा भी आई है, जो बेसिकली रेड एजा से है। एलाइडा की प्रेजेंस भी डेंजरस लग रही है, स्पेशली जब वो मॉर्गेस को मैनिपुलेट कर रही है, यहाँ तक कि वो पहले कभी स्वैन को हराने वाली थी। दूसरी तरफ रैंड और उसकी गैंग आइल वेस्ट पहुंचने वाले हैं, जबकि पेरेंट 2 रिवर तक पहुंच चुका है। उसे एक अजीब सा एहसास होता है कि कोई और भी उसके पहुंचने से पहले यहाँ से गुजरा है। उसकी आंखों का येलो कलर अब परमानेंट हो गया है, जो एक बड़े चेंज का इंडिकेशन है। 2 रिवर्स पर अब व्हाइट क्लोक का कब्जा है, क्योंकि वो पेरिन को ढूंढ रहे हैं। उनका कहना है कि पेरिन एक डार्क फ्रेंड है, क्योंकि उसने ग्योफ्रेम बॉनहेल्ड को मारा था। एक पुराना दोस्त पेरिन की मदद करता है और उसे एलेना और मैक्सिम के ठिकाने पर पहुंचाता है, ताकि वो रात भर यहाँ रुक सके और अगले दिन निकल सके। लोयाल भी आयल और पेरिन से एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करता है, क्योंकि वो एक ऑगेयर है। अगर वो अपने घर से ज्यादा दूर रहता है तो उसको लॉन्गिंग नाम की बीमारी होने लगती है। ये एक अजीब सी बेचैनी होती है जो ऑगेयर को कमजोर बना देती है, पर लोयाल मानता है कि ये महसूस करना एक अच्छी चीज है। वहीं टावर के अंदर आइसेडाइज मैट का ट्रीटमेंट कर रही है, पर जैसा एक्सपेक्टेड था ये काम नहीं करता। नाइनीव टेंशन में है कि हालात और खराब हो सकते हैं और सिचुएशन पहले से ही काफी बिगड़ चुकी है। दूसरी तरफ एलेन के भाई उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि वो बॉर्डर ट्रेनिंग के लिए नहीं आए, बल्कि उसे अपने साथ घर ले जाने आए हैं। बाद में मॉर्गेस एलेन से मिलती है और उसे जबरदस्ती वापस ले जाने का प्लान बनाती है। वो कहती है कि एलेन को जाने से पहले एक ऑनरली रिंग दी जाएगी, पर एलेन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एलाइडा और मॉर्गेस की एक अलग बातचीत होती है, जिसमें एलाइडा वार्न करती है कि टावर के अंदर हालात स्केरी होते जा रहे हैं, क्योंकि एक डार्क फ्रेंड खुद व्हाइट टावर के अंदर था। उधर आइल वेस्ट के पास रैंड लैंड के साथ स्वॉर्ड फाइटिंग प्रैक्टिस करता है। एवेंडा को समझ नहीं आता कि रैंड ऐसा क्यों कर रहा है। वो एग्वीन से कहती है कि वेटलैंड प्रोफेसीज ज्यादा ब्लैक और व्हाइट हैं, जबकि आइल्स इतने स्ट्रिक्ट डिवीजन पर यकीन नहीं करते। हाँ, वो रैंड को प्रोटेक्ट कर रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी पूजा करे। वापस टावर में एलेन के भाई एक स्वॉर्ड फाइटिंग परफॉर्मेंस देते हैं, जो मैट को जेलस बना देता है। दूसरी तरफ मेन स्वान से मिलती है। वो असल में वेरिन की नौकर बनकर काम कर रही है। वो बताती है कि उसने व्हाइट टावर में मरे हुए आइसेडाइज देखे हैं। वो एक और शॉकिंग चीज बताती है, एक बैटल होने वाली है, पर कब होगी उसे नहीं पता। वो ये भी कहती है कि कम से कम 9 आइसेडाइज ऑलरेडी मर चुकी हैं। इन सब चीजों से परेशान होकर स्वैन नाइनीव और एलेन को एक प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाती है और उन्हें जासूस बनने को कहती है, क्योंकि अब टावर में मौजूद किसी भी आइसेडाइज पर यकीन नहीं किया जा सकता। लिएंड्रिन के लिए शायद और भी आइसेडाइज काम कर रही हैं, जो अब स्वैन पर नजर रख रही होंगी। 2 रिवर में पेरिन को पता चलता है कि एलेना को एक ट्रॉलक ने घायल कर दिया है। देखा जाए तो ये इनडायरेक्टली उसकी वजह से हुआ है, इसलिए पेरिन डिसाइड करता है कि वो खुद को व्हाइट क्लोक के हवाले कर देगा। वहीं एग्वीन और रैंड अपने सपनों में फंस जाते हैं। मुझे लगता है कि लैंफियर दोनों के सपनों में एंटर करती है। एग्वीन के केस में वो रेना के रूप में आती है, वो दमाने जिसने सेंचेन के साथ उस पर अत्याचार किए थे। रेना एग्वीन का गला दबाती है और वो सांस नहीं ले पाती। फिर अचानक वो अपने आप को एक रेगिस्तान में पाती है, जहाँ एक बुजुर्ग आयल औरत उससे कहती है कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करती। मुझे लगता है कि ये सपना असल में उस आयल औरत का था और एग्वीन गलती से उसके सपने में घुस गई। टावर में वापस मिन मैट से मिलती है और अपनी गद्दारी के लिए माफी मांगती है। वो एक्सेप्ट करती है कि वो टावर में भेस बदल कर रह रही है और स्वैन के लिए काम कर रही है। मिन मैट को स्वैन से मिलने भेज देती है, जहाँ स्वैन उसे बताती है कि हॉर्न ऑफ विलेर एक बहुत ही खतरनाक चीज है। उसका फंडा ये है कि अगर मैट मर गया तो जो भी उस हॉर्न को उठाने वाला होगा वो नया मालिक बन सकता है। बेसिकली अब जब मैट ने हर जगह हॉर्न दिखाया है तो कोई भी उसे मारकर उस हॉर्न को हथिया सकता है। लेकिन स्वैन ऑफर देती है कि वो हॉर्न को सेफ रखेगी और मैट भी खुशी खुशी हॉर्न उसके हवाले कर देता है। दूसरी तरफ एलेन अपनी माँ मॉर्गेस के कमरे में जाती है और उसका क्राउन ट्राई करती है। प्रिंस कॉन्सर्ट उसे देख लेता है। वो एलेन को बताता है कि एंडोर में हालात अच्छे नहीं हैं और आर्मी भी खतरनाक पोजीशन में आ गई है। उसके मुताबिक पहली बार एलेन का एंडोर की गद्दी पर हक कमजोर पड़ रहा है। इसके बाद एलेन अपनी माँ से डायरेक्टली कह देती है कि वो उसके साथ वापस नहीं जा रही। वो खुद अपना रास्ता बनाएगी और वो एंडोर की पहली आइसेडाइज क्वीन बनेगी। फाइनली मॉर्गेस टावर छोड़कर चली जाती है, पर एलाइडा को टावर में रोकती है, शायद इसलिए कि वो एलेन पर नजर रख सके या उसे प्रोटेक्ट करे या उसके खिलाफ जासूसी करे, कौन जाने। उधर रैन मॉरिन को बताता है कि उसके 1 पावर के लिए जो इमोशंस है वो मॉरिन नहीं समझ रही।
मॉरिन को लगता है कि रैंड इससे डर रहा है, लेकिन असलियत में रैंड को हर पल इसे यूज करने का मन करता है क्योंकि उसे ये शानदार महसूस करवाता है। लेकिन साथ ही यही चीज उसके दिमाग में बहुत ही डरावने और डार्क थॉट्स भी भर देती है और इसी वजह से वो इसे अवॉइड कर रहा है। मॉरिन इस पर कह देती है कि रैंड को ये तब तक झेलना पड़ेगा जब तक वो अपनी पावर के दोनों पहलू समझ नहीं लेता। बिना दोनों का सामना किए वो इन्हें अलग नहीं रख सकता। फाइनली रैंड और उसका गैंग आयल वेस्ट पहुंच जाता है, जहां ये उसी बूढ़ी आयल औरत से मिलते हैं जो एग्वीन के सपने में थी, यानी एग्वीन ने फ्यूचर देखा था। ये औरत आयल की एक क्लैन लीडर है और वो आयल की एक प्रोफेसी अनाउंस करती है जो रैंड के बारे में है। ये प्रोफेसी रैंड को सिर्फ एक सेवियर नहीं बल्कि एक डिस्ट्रॉयर भी बताती है। मुझे लग रहा है ये पूरा आर्क पॉल एट्रेडिस जैसा दिख रहा है। तो रैंड का सफर सिर्फ दुनिया बचाने का नहीं है, बल्कि शायद दुनिया को एक नए तरीके से तोड़ने या बनाने का भी है। अब देखना यह है कि रैंड इस प्रोफेसी को कैसे एक्सेप्ट करता है, एक हीरो के रूप में या एक फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बनकर। हम देखते हैं रानी का करीबी लॉर्ड गैब्रियल लैंडफेयर से मिलता है, पर ट्विस्ट ये है कि लॉर्ड गैब्रियल असल में रेविन है, एक फॉरसेकन यानी डार्क फ्रेंड। और ये भी नहीं, वो सैमुअल के साथ काम कर रहा है। वैसे फॉरसेकन लोग 2 महीने पहले ही आजाद हुए हैं, तो रेविन रानी के साथ ज्यादा टाइम से नहीं था, लेकिन सबको लगता है कि वो और रानी एक दूसरे को 10 साल से प्यार करते हैं और उसे प्रिंस कॉन्सर्ट का भी दर्जा मिल गया है। ये कैसे पॉसिबल है? लैंडफेयर एक और बड़ा खुलासा करती है। मॉर्गेन चाहती है कि सारे फॉरसेकन एक एक करके खत्म हो जाएं ताकि उसके अलावा कोई भी न बचे। उसका गोल है नेबलिस बनना, जो कि डार्क वन के फौरन बाद आने वाली पोजीशन है, यानी 2nd नंबर की, मतलब सबसे पावरफुल डार्क फ्रेंड। लैंडफेयर मॉर्गेन से डर रही है, इसलिए उसने रेविन और सैमुअल को बुलाया है। लेकिन बड़ा शौक ये है कि मॉर्गेन और रेविन पहले से एक टीम है। मतलब लैंडफेयर सोच रही है कि वो दोनों इसके साथ काम करेंगे, लेकिन असल में वो दोनों इसे ही धोखा दे रहे हैं। रेविन का मानना है कि अगर फॉरसेकन एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन अब तक जो देखा है उससे लग रहा है कि एक बड़ी गेम चल रही है। मॉर्गेन की रियल स्ट्रैटेजी क्या है ये देखने लायक होगा। वहीं नाइनीव और एग्वीन एक और बड़ा कदम उठाती हैं, इस बार ब्लैक एजा के राज खोलने के लिए। एलेइन और नाइनीव वेरिन को छोड़कर उन दोनों आइसेडाइस से पूछताछ करने जाती हैं, जो स्वेन को मारने की कोशिश कर रही थी। यहाँ एक बड़ा एडवांटेज है, आइसेडाइस झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन एलेइन और नाइनीव बोल सकती हैं। उनमें से एक आइसेडाई एमी को ब्लैक एजा के सीक्रेट रूल्स बताती है। हर ब्लैक एजा सिर्फ अपने दिल के बारे में जानती है, जो 3 लोगों का एक सीक्रेट ग्रुप होता है। हर एक सिर्फ एक और ब्लैक एजा के बारे में जानता है, जो उनके दिल के बाहर है। मतलब पूरी ब्लैक एजा का स्ट्रक्चर किसी एक बंदे के कंट्रोल में नहीं है, ये एक सीक्रेट नेटवर्क की तरह काम करता है। फिर आता है एक बड़ा क्लू। एमी को बताती है कि लिएंड्रिन ट्रियर जा रही है एक फॉरसेकन की मदद करने, जो कैलेंडोर लेने वाला है। लेकिन कैलेंडोर की वॉल्स तोड़ने का काम सिर्फ ड्रैगन रिबॉर्न कर सकता है। मतलब अब ब्लैक एजा को भी कैलेंडोर चाहिए, और क्या ये रैंड के लिए एक बड़ा ट्रैप हो सकता है? पर दूसरी तरफ जोया कुछ और कहती है। उसके मुताबिक लिएंड्रिन सेल दी गई है फॉल्स ड्रैगन मैजिम टाइम को ढूंढने। तो अब सवाल ये है कि कौन झूठ बोल रहा है? क्या ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए बता रही हैं, या इनमें से एक सच में हेल्प कर रही है? एपिसोड में एक और शॉकिंग इंटरेक्शन होता है मिन और एलाइडा का। मिन एलाइडा के कमरे में जाती है और उसका सर्वेंट बनने की बात करती है। एलाइडा को एक तरह की बीमारी है, पर मिन जैसे ही उसके करीब आती है, एलाइडा उसकी असल पावर समझ लेती है कि मिन एक दृष्टा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि एलाइडा भी एक दृष्टा है, यानी जो फ्यूचर देख सकती है। एलाइडा का मानना है कि वो फ्यूचर को चेंज कर सकती है, जबकि मिन को लगता है कि वो सिर्फ देख सकती है, बदल नहीं सकती। एलाइडा बताती है कि उसने मॉर्गेस को लायन थ्रोन दिलवाने में मदद की थी अपने विजन का यूज करके। मतलब ये तो फ्यूचर को मैनिपुलेट करने का एक बड़ा हिंट है। क्या एलाइडा और भी कुछ करने वाली है जो टाइमलाइन को हिला सकता है? वहीं एलेइन और नाइनीव उस घर में जाती हैं जहां लिएंड्रिन अपने बेटे की देखभाल करती थी, ताकि उसका कोई क्लू मिल सके। वहां इन्हें एक सिंबल मिलता है जो शायद इस बात का इशारा है कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं है। दूसरी तरफ लियाने और वेरिन एलिदा को स्वेन से बात करने से रोक देती हैं, क्योंकि उसके लिए एक फॉर्मल ऑडियंस रिक्वेस्ट करनी जरूरी है। वेरिन उसे याद दिलाती है कि ग्रुप्स की लीडर के अलावा किसी भी सिस्टर को यह हक नहीं है। एलाइदा उन्हें धमकी देती है कि अगर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो वो इस बात को याद रखेगी। लेकिन लियाने उसे शांत करने की कोशिश करती है। शायद एलाइदा इतने सालों तक टावर से दूर रही है, या फिर अब वो एक टिपिकल आइसेडाई नहीं रही। इस वजह से उसकी अपनी ही एजा उसे थोड़ा अलग महसूस करवा रही है।
इसके अलावा उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो किसी की भी सीट ले सकती है। इस वजह से लोग संभल कर चल रहे हैं। सो तमा जो रेड एजा की हाईएस्ट है, उसका दिया गिफ्ट तक लेने से मना कर देती है। इसे एक बेकार और दिखने में भद्दे तोहफे की तरह ट्रीट करती है। इसके साथ ही आयल वेस्ट में रैंड और उसके साथियों को कुछ मरे हुए ट्विथान लोग मिलते हैं जो पानी के पास पड़े हैं। एविंदा के मुताबिक आयल वेस्ट में पानी के लिए सोने से भी ज्यादा खून बहा है, पर इनके युद्ध ज्यादातर आपस में होते हैं। लेकिन तुआथान किसी के लिए खतरा नहीं होते और आयल कभी किसी ऐसे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते जो अपने को प्रोटेक्ट तक नहीं कर सकते। ये सब ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं ये व्हाइट क्लोक का काम तो नहीं। अगर हाँ, तो वो यहाँ तक कैसे पहुँच गए। इसी बीच पेरिन अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है और देखता है कि उसके साथ दफन किए गए बीज अब एक खूबसूरत पेड़ बन गया है। ये देखकर उसका दिल उदास हो जाता है और उसे सुकून भी मिलता है कि बिना उसकी पत्नी के भी वो पेड़ जिंदा रहा और फल फूल रहा है। वहीं मैक्सिम को लगता है एलेना अपने वार्डर एवॉन की मौत का शोक नहीं मना रही, पर एलेना उसे समझाती है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि उसके अंदर मैक्सिम का दुख महसूस करने की पावर है जो उसके लिए बर्दाश्त से बाहर है। दूसरी तरफ व्हाइट क्लोक ने मैट की मां नेटी को गिरफ्तार कर लिया है ताकि वो पेरिन तक पहुंच सके। गांव के लोग भी अब पेरिन को एक डार्क फ्रेंड समझने लगे हैं। इनके बीच एक नया लीडर भी उठ खड़ा हुआ है, ल्यूक, जो एक हंटर है। टावर में मैट अब भी मिन से नाराज है क्योंकि उसने उसका सौदा इशमेल से कर दिया था, लेकिन मिन उसे समझाती है कि आखिर में उसने मैट को अपनी आजादी से ऊपर रखा, इसलिए अब उसे मिन को माफ कर देना चाहिए। इसी बीच नाइनीव और एलिन एक किताब ढूंढती है जिसमें वही साइन बना है जो लिएंडर ने अपने बेटे के बिस्तर के नीचे बनाया था। ये टेंचिको का प्रतीक है जो लिएंडर का बर्थ प्लेस भी है। नियोमी नाम की एक लड़की टावर से भागने से पहले कुछ चीजें चुरा ले गई थी और वेरिन ने उनका पूरा रिकॉर्ड बना रखा है। आखिरकार लड़कियों को एक ब्रेसलेट की फोटो मिलती है जो सेंचिन की उस हथकड़ी जैसी है जिसे वो उन औरतों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पावर का यूज कर सकती हैं। ये देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि लिएंडर टेंचिको गई है किसी पुरानी जादुई कॉलर की तलाश में। अब इनका अगला कदम वहीं जाना होगा, पर इससे पहले कि वो ये प्लान बना सके, उन पर टावर के अंदर ही एक ग्रे मैन हमला कर देता है। एलेन अपनी पावर का यूज करके उसे मार गिराती है, पर उसकी बॉडी देखने पर ऐसा लगता है कि उसे पहले ही छुरी मार दी गई थी। वेरिन इन्हें टावर छोड़ने को कहती है क्योंकि ये जगह इनके लिए सेफ नहीं है, पर नाइनीव इस बात पर ध्यान देती है कि वेरिन ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि ग्रे मैन को किसने मारा। क्या इसका मतलब ये है कि वेरिन ने खुद उसे मार डाला या फिर वो पहले से ही ग्रे मैन के होने की बात जानती थी? कहीं वेरिन खुद एक डार्क फ्रेंड तो नहीं? दूसरी तरफ लिएंडर अपनी गैंग को उस जगह ले जाती है जहां उसकी शादी लॉनेल्ड घराने में हुई थी। जब उसे पता चलता है कि उस आदमी का परदादा अब एक छोटी बच्ची से शादी करने वाला है, इससे लिएंडर को अपना दुख भरा पास्ट याद आ जाता है। इससे गुस्से में वो उस आदमी को सबके सामने मार देती है और उसका दिल निकाल लेती है। इसके बाद नियोमी उस लड़की की यादों को मिटा देती है जो शायद उसे भी ब्लैक एजा का एक नया मेंबर बनाने की तैयारी हो सकती है। वहीं अलायदा मिन को अकेले में बताती है कि स्वान हारने वाली है और रेड एजा टावर पर कब्जा कर लेगी। इनका प्लान ये है कि ये टावर को सुधारेंगे और ड्रैगन रिबॉर्न को ढूंढकर उसे कैदी बना लेंगे। इस बीच आयल लीडर एग्वीन को बताती है कि वो एक ड्रीम वॉकर है जो कि आइसेडाई में एक बहुत ही रेयर क्वालिटी होती है। फिर वो एग्वीन से पूछती है कि सपने में वो किस चीज से भाग रही थी। एग्वीन बताती है कि वो एक मरी हुई औरत से डर रही थी जिसने पहले उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दी थी। लेकिन जब आयल लीडर देखती है कि एग्वीन के घाव ताजा हैं, तो वो उससे कहती है कि ये सब सच है। जो भी उसके सपने में आ रहा है वो असल दुनिया में भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वक्त रैंड और लैंडफेयर एक सपने में बात करते हैं जिसमें रैंड को पता चलता है कि कैलेंडोर की तरह एक और सैंग्रियाल है जिसे सेकरनेन कहा जाता है। ये एक ऐसा पावरफुल सैंग्रियाल है जिसे सिर्फ एक औरत ही इस्तेमाल कर सकती है। लैंडफेयर का कहना है कि अगर वो इस सैंग्रियाल को ढूंढ ले तो वो अपनी डार्क ओथ से छुटकारा पा सकती है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि अगर रैंड और लैंडफेयर मिलकर कैलेंडोर और सेकरनेन का साथ में यूज करें तो वो डार्क वन को हमेशा के लिए हरा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस जंग में लैंडफेयर की मौत तय है। आयल के इलाके में एक औरत जिसकी पीठ पर एक टैटू है लैंड को अपने पास बुलाती है। ये औरत मेलिंड्रा है जो टारडाड आयल के चुमाई सेप्ट से है। लेकिन लैंड को ये बात अजीब लगती है क्योंकि आयल लोग टैटूज नहीं बनवाते। जब वो उस औरत की पीठ पर मेलकेर का गोल्डन क्रेन देखता है तो उसे हैरानी होती है। मेलिंड्रा उसे याद दिलाती है कि लैंड को अब भी याद है कि वो कौन है। उसका कहना है कि एक वाइज वन ने उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाया था जब ब्लिट ने उसका सब कुछ छीन लिया।
लेकिन अगर लैन राजा बनता है तो वो उसके साथ ब्लिट जाने को तैयार है ताकि वो अपना अधिकार वापस ले सके। उसके कहने का मतलब ये है कि जब तक एक भी आदमी और औरत हैदोरी और किसैन पहनते हैं तब तक मेल्कियर जिंदा है। दूसरी तरफ पेरिन गांव वालों से कहता है कि वो खुद को व्हाइट लोग के हवाले कर देगा ताकि गांव वाले टोलॉक पर ध्यान दे सकें, लेकिन गांव वाले उसे इतनी आसानी से बलिदान नहीं देने देंगे। द टू रिवर्स डिफेंड इट्स ओन। जो लोग पहले सोच रहे थे कि पेरिन एक डार्क फ्रेंड है अब चुप हो गए हैं, क्योंकि पेरिन की आवाज में वो दम है जो सबको सुनने पर मजबूर कर सकती है। लॉर्ड लुक के साथ एक औरत मैंडेर्ब पेरिन को समझाती है कि अगर वो अकेले व्हाइट लुक के पास गया तो उसकी मौत तय है। वो उससे कहती है कि उसे लीड करना चाहिए क्योंकि उसके लोग उसकी सुनते हैं। जब पेरिन उसका असली नाम पूछता है तो वो कहती है फाल। वही मैट मिन से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो एक्सेप्ट करता है कि मिन ने जो किया उसके लिए उसने उसे माफ कर दिया है। मिन कहती है कि मैट के सपने देखने की पावर किसी अच्छे काम के लिए यूज की जा सकती है, लेकिन ये सोच तभी बिखर जाती है जब मिन एक डरावना विजन देखती है। मैट शायद खुद को फांसी लगा रहा है। डर के मारे मैट मिन को पकड़ लेता है और कहता है कि उसे अपने फ्यूचर की सच्चाई नहीं जाननी। लेकिन एलिन के एक भाई को लगता है कि मैट मिन को परेशान कर रहा है, तो वो बीच में आ जाता है। इसके बाद लियाना रेड एजा की हाईएस्ट से कहती है कि उसे फॉल्स ड्रैगन को पकड़ने के लिए 7 औरतों की जरूरत पड़ेगी। ये बात एलाइदा को एक मौका देती है कि वो रेड एजा की पॉलिटिक्स में अपना रोल निभाए या कम से कम रेड एजा को अपनी तरफ करे। एपिसोड के आखिर तक पेरिन टू रिवर्स के लोगों को एक जोरदार भाषण देता है। सबको साथ मिलकर चलना होगा ताकि ट्रोलॉक्स और व्हाइट लोग दोनों से अपने को सेफ रखा जा सके। ऐसा लग रहा है कि अब पेरिन इनका लीडर बन चुका है। दूसरी तरफ राजकुमार मैट को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। इसी वक्त नाइनीव मैट से कहती है कि वो एलेन के साथ जा रही है तो उसे अलविदा कहना चाहिए। मैट बोलता है कि वो भी इनके साथ चलेगा, लेकिन राजकुमारों को लगता है कि मैट नाइनीव को परेशान कर रहा है। गुस्से में मैट एक डंडा उठाता है और उन दोनों को हरा देता है, और वो भी इतनी आसानी से कि सब शॉक्ड हो जाते हैं। ये देखकर नाइनीव भी हैरान रह जाती है। मैट अब इनके साथ सफर पर जा रहा है। टेंचिको में लिएंडिन एक नया सिंबल पेंट करती है जो शायद उस जगह का है जहां उसका बेटा पैदा हुआ था। इसके बाद वो नियोमी से मिलती है जो एक ब्रेसलेट को टेस्ट कर रही है। नियोमी कहती है कि वीव्स का इस ब्रेसलेट पर कोई असर नहीं हो रहा। लिएंडिन मुस्कुराकर कहती है कि ये ब्रेसलेट किसी औरत को कंट्रोल करने के लिए नहीं बना है, मतलब अब बस इन्हें वो कॉलर ढूंढना है और ड्रैगन रिबॉर्न को पकड़ना है। अचानक मॉकडेन इस कमरे से निकलती है जिसमें लिएंडिन और नियोमी है। दोनों को ये तक नहीं पता कि ये कौन है। मॉकडेन जाने से पहले एक डरावना मैसेज देती है, शैडोज कभी पीछे नहीं हटते। ये एपिसोड रैंड की आइडेंटिटी की तलाश पर फोकस करता है। रैंड न पूरा आयल है न पूरा आउटसाइडर, क्योंकि उसका असली घर टू रिवर्स है। पर अगर उसे सेवियर बनना है तो उसे समझना पड़ेगा कि आयल होने का असली मतलब क्या है। दूसरी तरफ मॉरीन और एग्वीन वाइज वन के साथ टाइम स्पेंड करती हैं और उन्हें गैशियान के बारे में पता चलता है। गैशियन कोई स्लेव्स या सर्वेंट्स नहीं होते, ये वो आयल होते हैं जो किसी जंग या रेड में पकड़े जाते हैं। इन लोगों को 1 साल और 1 दिन तक बिना किसी वेपन के जीना पड़ता है और जिन्होंने इन्हें पकड़ा है उनकी सेवा करनी पड़ती है। वाइज वंस एग्वीन और मॉरीन को बताती हैं कि अगर रैंड आयल वेस्ट नहीं आता तो वो मारा जाता और साथ में आयल भी खत्म हो जाते। ये पॉइंट दिखाता है कि रैंड सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बल्कि आयल की भी बचा रहा है। एपिसोड में जैसे ही वाइज वन मॉरीन से कहने वाली होती है कि अगर उसने रूडन का सफर नहीं किया तो कुछ गलत हो सकता है, पर तभी उसकी बात इंटरप्ट हो जाती है। ये हिंट देता है कि शायद मॉरीन भी मर सकती है अगर उसने ये जर्नी नहीं की। एक तरफ एविंडा रैंड और लैन को समझाती है कि यहाँ वो तलवारें यूज नहीं कर सकते क्योंकि आयल स्वॉर्ड्स नहीं चलाते। लैन और एविंडा के बीच एक छोटी सी स्वॉर्ड और स्पीयर फाइट होती है। थोड़ी देर बाद वाइज वंस आते हैं और बताते हैं कि एविंडा में 1 पावर चैनल करने की एबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि उसे वाइज वन के साथ ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने ट्रेनिंग छोड़ दी और मेडन ऑफ द स्पीयर बनकर रैंड को ढूंढने और उसे आयल वेस्ट लाने निकल पड़ी। अब वाइज वंस एविंडा को जबरदस्ती रूडन भेजते हैं, जिसका मतलब ये है उसकी जिंदगी एक नए फेज में जा रही है। अब वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक पावरफुल आयल बनने वाली है। दूसरी तरफ मॉरीन रैंड को कन्विंस करती है कि उसे रूडन जाना ही होगा। रैंड पहले तो उस पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि मॉरीन ने कभी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। रैंड मॉरीन से एक बड़ा सवाल करता है, क्या तुम मुझे बिना किसी सवाल के जो चाहे करने दोगी? मॉरीन का जवाब सिंपल है, वो रैंड की मदद जरूर करेगी पर ये नहीं देखेगी कि वो खुद को जानबूझकर खतरे में डाले। उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि रैंड अपनी डेस्टिनी पूरी करे और कामयाब हो, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ इसी पर्पस के लिए डेडिकेट की है।
जो भी रूडन से जिंदा वापस आता है उसकी बॉडी पर एक ड्रैगन का निशान होता है, क्योंकि आयल लोग खुद को पीपल ऑफ द ड्रैगन मानते हैं। ये निशान हमेशा लेफ्ट आर्म पर होता है, लेकिन प्रोफेसी कहती है कि कार्यकान के पास 2 निशान होंगे ताकि आयल उसे पहचान सकें। जैसा कि सोचा जा सकता है, अब क्योंकि रैंड आयल कल्चर का हिस्सा नहीं है, कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि उसे रूडन नहीं जाना चाहिए। हाँ, उसकी रगों में आयल खून है, पर उसने उनके साथ जिंदगी नहीं बिताई। फिर भी वाइज वंस इसे हैंडल कर लेती हैं। रैंड और मॉरिन रूडन जाने की परमिशन मांगते हैं और वाइज वंस उन्हें अलाउ कर देते हैं, लेकिन अग्वीन को मना कर दिया जाता है। उससे कह दिया जाता है कि चाहे वो जितना भी बोले उसे परमिशन नहीं मिलेगी, इसलिए उसे बाहर ही रुकना पड़ता है। जब रैंड और मॉरिन रूडन में जाने के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें अपने सारे वेपन्स छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक रूल है। मतलब यहाँ किसी भी तरह का वॉयलेंट एक्ट अलाउड नहीं है। शहर के चारों तरफ स्पीयर का एक सिंबॉलिक बैरियर होता है और जब वो अंदर जाते हैं तो वो एक तरह से रूडन के साथ एक हो जाते हैं, इसलिए इन्हें एक रूल फॉलो करना पड़ता है। अंदर किसी भी लिविंग बीइंग से बात नहीं करनी जब तक वो वापस बाहर ना आ जाएं। ये सिटी से उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने का एक तरीका है। बाहर आने पर ही ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मॉरिन और रैंड ट्री ऑफ लाइफ के पास पहुंचते हैं, जो लगभग 3000 साल पुराना है। मॉरिन रैंड को एक बड़ा सीक्रेट बताती है। आयल पहले बहुत पीसफुल लोग थे। उन्होंने एवेंडोसोरा का एक छोटा पेड़ कैरेन के लोगों को दिया था। ये ट्री एक पीस का सिंबल था, मतलब कैरेन और आयल के बीच दोस्ती और भरोसे की निशानी। लेकिन फिर मॉरिन के खुद के अंकल ने जब राजगद्दी संभाली, उस पेड़ को काट दिया। ये ट्री सिर्फ एक नॉर्मल ट्री नहीं था, बल्कि एक डिवाइन चीज थी। उस राजा ने पेड़ सिर्फ एक रॉयल थ्रोन बनाने के लिए काटा, जो आयल को एक बड़ी बेइज्जती लगी। उसके ट्रस्ट को तोड़ा गया था और इसी वजह से आयल ने स्पाइन ऑफ द वर्ल्ड पार करके वॉर छेड़ दी, जो आयल वॉर के नाम से जानी जाती है। मतलब एक पीसफुल दोस्ती सिर्फ एक इंसान की ईगो और लालच की वजह से हो गई। रैंड मॉरिन को छोड़कर एक ग्लास फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसे अजीब महसूस होने लगता है। जैसे ही रैंड हर कदम आगे बढ़ाता है, वो पास्ट में पीछे जाता है, मानो अपने ही लोगों की हिस्ट्री को लाइव देख रहा हो। अब रैंड जेन्युइन बन गया है, जो उसके अपने पिता थे। रैंड एक नए पर्सपेक्टिव से वॉर देख रहा है। अब वो एक आयल चीफ है, हाथ में खूनी स्पीयर। वो मॉरिन के अंकल को खत्म करता है और वॉर जीत लेता है। लेकिन फिर उसे सबसे बड़ा शॉक लगता है। उसकी वाइफ यानी रैंड की माँ की लाश बर्फ में पड़ी है, लेकिन बेबी रैंड वहाँ नहीं है। ये मूवमेंट रैंड के लिए बहुत इमोशनल और कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वो लिटरली अपने पिता की बॉडी में उसकी जिंदगी देख रहा है। अगला कदम लेते ही रैंड एक और नए पास्ट विजन में चला जाता है। अब वो मैंड्रियन है, एक और आयल चीफ। वो तब जीता था जब रोएंडियन अभी आधा ही बना था। मैंड्रियन और उसकी वाइफ आइसेडाइज के साथ एक डील एक्सेप्ट कर रही होती हैं। बहुत सारे नए आयल चीफ रूडन के अंदर जा रहे हैं और वहाँ एक पुरानी आइसेडाइज लेट्रा उनसे प्रोफेसी के बारे में बात करती हैं। लेट्रा उन चीफ्स को वही करने के लिए कह रही हैं जो रैंड आज कर रहा है, पास्ट को देखना, प्रोफेसी को समझना। लेकिन सिर्फ एक चीफ बचेगा जो आयल को सही रास्ते पर ले जा सकेगा। यानी जो रैंड कर रहा है वो पहले भी कई बार आयल चीफ कर चुके हैं और उसका पर्पस ये है कि सिर्फ एक चूजन लीडर आयल को सही रास्ते पर ले जा सके। रैंड एक और कदम आगे बढ़ाता है। वो अब ल्यूइन बन जाता है, जो एडन का पोता है। उस वक्त आयल लोग गाड़ियों में रहते थे और ट्री ऑफ लाइफ सिर्फ एक छोटा सा पौधा था जो एक पॉट में था। मतलब ये बहुत पुरानी कहानी है। ल्यूइन और उसके दोस्तों को पता चलता है कि उनकी बहन को डाकू उठा ले गए। आयल की एक ओथ होती है कि वो कभी खून खराबा नहीं करेंगे, लेकिन ल्यूइन अपनी बहन को बचाने के लिए एक डाकू को मार देता है। ये पहली बार होता है जब किसी आयल ने हिंसा की और इसी वजह से ल्यूइन और उसके दोस्तों को उनके लोगों ने छोड़ दिया। इवन उसकी माँ भी उसे ठुकरा देती है। लेकिन यहीं से एक नया रूल शुरू होता है। ल्यूइन कहता है आयल लोग फाइट नहीं करेंगे, बल्कि अपने लोगों को बाहर के दुश्मनों से प्रोटेक्ट करेंगे। यहीं वे ऑफ द स्पीयर का जन्म होता है, क्योंकि ल्यूइन ने एक भाले से अपनी पहली वॉर शुरू की थी। अब रैंड एक और कदम आगे बढ़ाता है और अब वो एडन और जोनाई के दादा का पास देख रहा है। आयल के वैगन तबाह हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि एडन के पेरेंट्स मर चुके हैं। जोनाई अपनी ट्राइब से अलग हो जाता है, जबकि एडन अपने दादा के साथ रुकता है। मतलब यहाँ एक और आयल ट्राइब स्प्लिट हो रहा है। एडन अपनी माँ को दफनाता है, जो रूडन का एक विजन देखती थी। मतलब रूडन की प्रोफेसी बहुत पुरानी है। रैंड को समझ आता है आयल लोग पहले वॉयलेंट नहीं थे, लेकिन हालातों ने उन्हें फाइटर्स बनाया। ल्यूइन पहला आयल था जिसने हिंसा की और इसी वजह से वे ऑफ द स्पीयर शुरू हुआ। आयल लोग एक टाइम पर एक ही ट्राइब थे, लेकिन टाइम के साथ डिवाइड हो गए और साथ ही रूडन की विजन और प्रोफेसी जनरेशन से चली आ रही है।
अब रैंड को समझना पड़ेगा कि आयल का असली पर्पस क्या है और उसका खुद का रोल इस प्रोफेसी में क्या है। अब रैंड और पीछे चला जाता है और ये एज ऑफ लेजेंड्स का टाइम है। अब वो एक आयल है जो लेट्रा सेडाई से मिल रहा है। वो लेट्रा को बताता है कि वैगन्स रेडी हैं, हर एक में एक छोटा सा ट्री का टुकड़ा है जो आयल लोगों को सेफ रखेगा। असल में ये वही ट्री है जो बाद में ट्री ऑफ लाइफ बनेगा। लेट्रा उसे एक बहुत ही पावरफुल चीज देती है जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सैंग्रियाल है। ये वही सैंग्रियाल है जो लैंडफेयर ने रैंड को बताया था और जो मॉरिन ने अभी अभी चोरी किया है। लेकिन लेट्रा के साथ एक और आइसडाइज है जो मना करती है। उसे लगता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। लेट्रा कहती है कि आयल लोगों ने दिखाया है कि शांति में भी हिम्मत होती है, इसलिए उन पर भरोसा किया जा सकता है। फिर लेट्रा लैंडफेयर का जिक्र करती है, कहती है कि लैंडफेयर ने डार्क वन का साथ दिया था, इसलिए ये सैंग्रियल आइसडाइज के पास नहीं रह सकता। मतलब ये सैंग्रियल इतना पावरफुल है कि अगर ये गलत हाथों में चला गया तो दुनिया को तबाह कर सकता है। लेट्रा आयल लोगों से वे ऑफ द लीफ की कसम दिलवाती है जो उनका नॉन वायलेंस का पाथ है, और जो आदमी रैंड की तरह दिखता है वो सैंग्रियल को हाथ में लेकर एक ओथ लेता है। क्या आयल ने कसम खाई थी कि वो कभी खून खराबा नहीं करेंगे, या फिर ये कसम सैंग्रियल से जुड़ी है? और अगर ये सैंग्रियल इतना पावरफुल है तो मॉरिन उसे चुरा कर क्या करने वाली है? रैंड अब एक और फ्लैशबैक में पहुंच चुका है और ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें मेरिन सेदाई उसका इंतजार कर रही है। यस, मेरिन ही फ्यूचर में लैंडफेयर बनने वाली है, यानी मेरिन सेदाई और रैंड का पुराना कनेक्शन है। मेरिन उससे पूछती है क्या वो ये जगह जानता है। रैंड नीचे देखता है, वहाँ एक खेत है जिसमें कुछ लोग गाना गा रहे हैं और काम कर रहे हैं। शायद ये वही आयल लोग हैं, लेकिन तब उनका नाम आयल नहीं था। रैंड पूछता है उसने क्या ढूंढ लिया। मेरिन कहती है ये पैटर्न का सबसे पतला हिस्सा है, एक जगह जो हमें दूसरी साइड देखने में मदद करेगी। मतलब ये वही जगह थी जहाँ से लैंडफेयर ने रियलिटी का फैब्रिक तोड़ दिया था। मेरिन यानी लैंडफेयर का मानना था कि यहाँ पर ट्रू पावर मिलेगी जो दुनिया को और बेहतर बना सकती है। वो रैंड के पुरखों में से एक को फार्मर के पास भेज देती है और कहती है जाओ अपनी फैमिली के साथ गाना गाओ। जैसे ही वो लोगों के बीच जाकर गाता है, अचानक स्पेसक्राफ्ट फट जाता है और आसमान में एक बड़ी दरार आ जाती है और सब कुछ बिखरने लगता है। यही वो पल है जब लैंडफेयर ने डार्क वन का पोर्टल खोला था। फ्लैशबैक खत्म होता है और रैंड होश में आता है। वो रूडन की जमीन पर गिरा हुआ है। उसकी दोनों बाहें ड्रैगन के सिंबल से मार्क हो चुकी हैं। ये वही निशान है जो बताता है कि रैंड सच में कार्यकान है। अब आए लोग उसे पहचान सकेंगे कि वो उनका सच्चा लीडर है। मॉरिन एवेंडोसोरा के अंदर एक छोटी सफेद बॉल ढूंढ निकालती है। ये क्या है? सैंग्रियाल, जिसमें बेशुमार पावर हो सकती है। वो उसे अपने बैग में रख लेती है और जैसे ही आगे बढ़ती है एवेंडा को रिंग के अंदर चीखते हुए देखती है, और जैसे ही वो उस रिंग के अंदर जाती है एक साइकिल शुरू होती है। हर विजन में उसकी मौत लिखी है। हर फ्यूचर उसके लिए डार्क और ज्यादा भयानक होता है। एक सीन में वो क्वीन बनी होती है और रैंड को गलतियां गिना रही होती है। रैंड कहता है तुम एक गलती कर रही हो। मॉरिन बिना सोचे समझे उसका गला काट देती है। दूसरे विजन में वो लैंड का बॉन्ड तोड़कर रैंड के साथ बॉन्ड बना लेती है। लैंड जलकर मर जाता है। मॉरिन देखती रहती है। फिर रैंड की लाश उसके हाथों में होती है और हर विजन में लैंडफेयर मॉरिन को मार देती है, कभी गला काट कर तो कभी रैंड के रूप में। हर बार हर जगह लैंडफेयर ही जीत रही है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। मॉरिन का हर फ्यूचर एक डेड एंड है। लगता है कि उसे सिर्फ अपनी मौत के अलग अलग तरीके दिखाई दे रहे हैं। ये सब देखना उसके लिए एक नाइटमेयर जैसा होगा। वहीं रैंड एविंडा को ढूंढ लेता है और उससे माफी मांगता है कि उसने पहले समझा नहीं कि स्वॉर्ड का मतलब क्या है। एविंडा इरिटेट हो जाती है कि रैंड अब भी सोचता है कि वो सब कुछ समझ गया है। रैंड कहता है कि ऐसा नहीं है, पर उसने ये देख लिया है कि आयल क्यों वे ऑफ द लीफ में यकीन रखते हैं और उनके लिए अहिंसा इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। रैंड शायद कभी भी पूरा आयल नहीं बन सकता। एविंडा उसे छोड़कर चली जाती है क्योंकि रैंड कहता है कि वो मॉरिन को छोड़कर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ एग्वीन और लैंड चर्चा कर रहे हैं कि 7 दिन हो गए हैं और एविंडा 2 दिन पहले बाहर आ गई थी। एग्वीन सोचती है कि इन्हें अंदर जाना चाहिए, पर लैंड समझाता है कि इनका यहाँ रुकना जरूरी है। एग्वीन अभी इतनी समझदार नहीं है कि रूल्स की इम्पोर्टेंस समझ सके। अगर वो अंदर चली गई होती तो शायद वो भी मारी जाती। एपिसोड के आखिर में रैंड मॉरिन को अपनी बाहों में उठाकर रूडन से लौटता है। मॉरिन की हालत बहुत खराब है, पर दोनों जिंदा हैं। रैंड मॉरिन को लैंड के हवाले कर देता है और एग्वीन उसे गले लगा लेती है। वो दोनों बदल चुके हैं और जो कुछ इन्होंने देखा है उसे कोई समझ नहीं सकता। अब मॉरिन के पास सैंग्रियाल है जिसे लैंडफेयर नहीं ले सकती, पर इसका क्या मतलब है?
क्या मॉरीन अब रैन के खिलाफ जा सकती है? उसके विजन का क्या मतलब है? ये सब अभी भी एक मिस्ट्री है। एपिसोड 5 की शुरुआत मॉरीन से होती है, जो सैंग्रियल का यूज करके बर्न पावर चैनल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगता है कि वो काफी कमजोर है। लैन इसे एक गहरी भूख या प्यास जैसा फील बताता है। दूसरी तरफ रैन और आयल लोग आयल वेस्टलैंड में एक नए शहर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में बात होती है कि कुछ चीफ रैन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो उनमें से नहीं है। एविंडा रैन को ट्रेन करने के लिए असाइंड है, पर वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही क्योंकि उसके हिसाब से रैन सीखने के मूड में नहीं है। पर हम सबको पता है इनका बॉन्ड आगे कैसे बढ़ने वाला है, तो बस इंतजार करते हैं। रुआर्क अपनी दूसरी वाइफ लियान का इंट्रोडक्शन देता है, जो वेटलैंडर्स यानी रैन जैसे आउटसाइडर के लिए थोड़ी हैरान है। एक छोटा बच्चा रैन से पूछता है कि क्या वो कार्यकान है, और रैन अपने दोनों हाथों पर बने ड्रैगन टैटूज दिखाता है। वहीं अलाइदा और स्वैन की एक टेंस मीटिंग होती है। अलाइदा क्लियरली स्वैन की पोजीशन चाह रही है, तो वो उसे प्रोवोक करने की कोशिश करती है। वो एमरलिन सीट के कमरे की इंसल्ट करती है और स्वैन को याद दिलाती है कि वो एकदम नीचे से उठकर यहाँ तक आई है। फिर वो उसे मॉरीन के साथ उसके पुराने रिश्ते की याद दिलाती है और पूछती है कि मॉरीन अब कहाँ है। स्वान इसे कैजुअली हैंडल करती है और कहती है कि मॉरीन को निकाला जा चुका है। स्वान के मन में ये भी है कि कहीं अलाइदा ब्लैक एजा का हिस्सा तो नहीं। इसी वजह से वो वेरिन के साथ मिलकर अलाइदा को ट्रैप करने की सोचती है, ताकि उसकी असली इंटेंशंस पता चल सकें। व्हाइट टावर में अलाइदा व्हाइट एजा की सिटर को स्वैन के खिलाफ करने की कोशिश करती है। वो क्लेम करती है कि स्वान ने टावर को कमजोर कर दिया है जब से वो मदर बनी है। अलाइदा अपनी चाल चलती है, लेकिन वेरिन भी अपना प्लान सेट कर चुकी है। लियान टेंशन में है क्योंकि वेरिन की बहन एडिलियास, जिस पर न्योमी ने फर्स्ट एपिसोड में अटैक किया था, जिससे उसके दिमाग में कोई थॉट्स ही नहीं बचे, शायद अब कुछ न कर सके। पर हैरानी की बात है, एडिलियास अलाइदा को ब्लैक एजा के 13 डिपॉजिटरी के बारे में बता देती है, बिल्कुल वैसे जैसे वेरिन एक्सपेक्ट कर रही थी। अलाइदा बंदी बनी दोनों ब्लैक एजा को इंटेरोगेट करती है और उनसे उनके साथियों के नाम पूछती है। जब एक औरत कहती है कि वो अपनी ओथ तोड़कर कुछ नहीं बताएगी, तो अलाइदा उसे सीधा मार देती है। अब दूसरी एजा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सच बोलना। लेकिन जैसे ही वो नाम बताने वाली होती है, एक ग्रे मैन आ जाता है और उसे ऑलमोस्ट मार ही देता है। तभी अचानक स्वान आ जाती है और अलाइदा की जान बचा लेती है। वो उसके जख्म ठीक कर देती है। अब तक स्वान को शक था कि अलाइदा ब्लैक एजा से मिली हुई है, बट अब उसे यकीन है वो शायद सही का साथ दे। दूसरी तरफ फेल पेरिन को बताती है कि उसने व्हाइट क्लोक्स का पता लगा लिया है। अगर मैट की फैमिली बचाना है तो ये इनका बेस्ट चांस है। वहीं रैन को अविंदा से एक और ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन झेलनी पड़ती है। अविंदा क्लियरली रैन के साथ काम नहीं करना चाहती, पर वो उसे आयल के तरीके समझाती है। रैन को पहले ही अपनी एक्सेप्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और अविंदा का एटीट्यूड और डांट उसकी लाइफ को और टफ बना रही है, जबकि मॉरीन अभी भी उन विजन से जूझ रही है जो उसने रिंग्स में देखी थी। इस विजन से वो थोड़ी अलग थलग रहने लग गई है। दूसरी तरफ एग्वीन अपनी ड्रीम वॉकिंग जर्नी स्टार्ट कर रही है। एग्वीन टेलेरन ड्रियॉड एंटर करने वाली है, जिसे द अनक्रिएटेड प्लेस कहा जाता है। ये एक ऐसा पैरेलल वर्ल्ड है जिसमें हर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। बेसिकली हर चीज जो शो में हो सकती है वो यहाँ कनेक्टेड है। ये वन पावर से अलग है और हर कोई यहाँ नहीं जा सकता। और सबसे खतरनाक बात, अगर तुम यहाँ मर गए तो रियल वर्ल्ड में भी मारे जाओगे। एग्वीन अपने सपने में डर रही है और उसका आउटफिट भी चेंज हो जाता है। वाइज वन उसे समझाती हैं कि अगर वो अपने थॉट्स कंट्रोल करेगी तो उसका आउटफिट वापस नॉर्मल हो जाएगा। बेसिकली सपने में सब कुछ उसकी विल पावर पर डिपेंड करता है। वाइज वन एग्वीन को सिखाती हैं कि कैसे वो अपने सपने में किसी को आने या निकालने से रोक सकती है। अगर वो चाहती है कि जो भी उसका पीछा कर रहा है वो सपने से चला जाए, तो बस उसे विल स्ट्रॉन्ग करनी होगी। जैसे उसका आउटफिट चेंज होता है वैसे ही। ये सब सिर्फ यकीन पर बेस्ड है। जितना स्ट्रॉन्ग यकीन उतनी स्ट्रॉन्ग पावर। एग्वीन फिर अकेली एक अलग जगह ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पहले तो उसे कुछ भूत जैसे लोग दिखते हैं जो थोड़ा ईरी वाइब देते हैं, और फिर सबसे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट, उसका सामना लेंटियर से होता है। इस वक्त बेर और एमी को रियलाइज होता है कि एग्वीन का पीछा फॉरसेकन में से कोई कर रहा है। ये देखकर वो एग्वीन को फौरन वापस ले आती है, वरना पता नहीं क्या होता। क्लियरली टेलेरन रियाज सिर्फ एक कूल ड्रीम वर्ल्ड नहीं है, यहाँ खतरे भी रियल हैं। एग्वीन के लिए अब ये ट्रेनिंग और भी सीरियस होने वाली है। वहीं एलियन पूरा प्लान समझने की कोशिश कर रही है, पर मैट और नाइनीव को सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सी सिकनेस। दोनों की तबीयत खराब हो रही है और आइसिंग ऑन द केक ये है कि इन्हें शिप के डेक पर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने पैसेज लेने के लिए ये डील की थी, ये डेक पर नहीं जाएंगे। लेकिन मैट को किसी की परवाह कहाँ, वो सीधा डेक पर चला जाता है।
जब एलिन और नैनीव उसे रोकने जाती हैं तो नाइनिव लिटरली भीख मांगती है कि उसे डेक पर रहने दिया जाए क्योंकि अंदर उसका जीना मुश्किल हो रहा है। फाइनली इन्हें रहने दिया जाता है और फिर मैच की एक और लकी मूवमेंट उसकी मुलाकात मिन से होती है जो इसी शिप पर मौजूद है। मिन के पास अपना अलग रूम है और मैट तो सीधा अपनी सेटिंग बना लेता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे लड़कियों के साथ नहीं रहना, वो बस मिन के साथ रुकना चाहता है। मैट का ये स्मार्ट मूव देखकर लगता है कि वो तंचिको की जर्नी थोड़ी कंफर्टेबल बनाने के मूड में है। मैट मिन के रूम में एक ड्राइंग देखता है जो किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की होती है। मिन बताती है कि ये उसका विजन है और वो डिटेल्स याद रखने की कोशिश कर रही है ताकि फ्यूचर चेंज कर सके। मैट उसे याद दिलाता है कि उसका हर विजन सच नहीं होता क्योंकि उसने रैंड को नहीं मारा, लेकिन सच तो ये है कि ये सब सुनकर मैट को थोड़ी घबराहट होने लगती है। दूसरी तरफ एलेन और नाइनिव शिप की स्पीड से हैरान हो जाती हैं। पता चलता है कि सी फोक लोग 1 पावर चैनल करके शिप को आगे बढ़ाते रहे हैं, इसलिए उन्हें डेक के नीचे रहने के लिए बोला गया था ताकि ये बड़ा सीक्रेट किसी को पता न चले। सेल मिस्ट्रेस नाइनिव को समझाती है कि पावर को कंट्रोल करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये समुद्र की तरह होता है, जितना फोर्स दोगे उतना कंट्रोल लूज करोगे। अगर नाइनिव बस फ्लो के साथ चले तो वो भी पावर को चैनल कर सकती है। ये सुनकर लगता है कि नाइनिव की ट्रेनिंग में ये एक और इम्पोर्टेंट लेसन ऐड हो गया है। जब शिप तचिंको के पास आती है, मिन एलेन और नाइनिव से कहती है कि वो भी उनके साथ चलेगी क्योंकि वो पहले भी तंचिको आ चुकी है। मैट फुल गारंटी देता है कि मिन पर भरोसा किया जा सकता है, मतलब अब मिन भी इस खतरनाक एडवेंचर का पार्ट बन गई है। वहीं मैट की एक बहन 1 पावर यूज करके डेन का सामना करती है जो इनकी माँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। मैट की माँ जानबूझकर झूठ बोलती है और कहती है कि उसने पावर यूज की थी ताकि उसकी बेटी सेफ रहे, लेकिन इसका मतलब ये है कि अब उससे सवाल पूछने के लिए ले जाया जाएगा, जो असल में एक टॉर्चर सेशन होगा। अगर पेरिन की गैंग जल्दी नहीं आती तो वो जिंदा नहीं बचेगी। इस बीच पेरिन और उसके दोस्त एक रेस्क्यू प्लान बनाते हैं। एलेना मैक्सिम से कहती है कि वो कवर क्रिएट करेगी, जिससे मैक्सिम को गुस्सा आ जाता है क्योंकि अगर व्हाइट क्लोक को पता चल गया कि एक आइसेडाई यहाँ है तो वो बिना सोचे समझे उसे मार देंगे। इस चीज पर मैक्सिम और एलेना के बीच एक बहस हो जाती है। मैक्सिम उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन एलेना कहती है कि जब उसने आइसेडाइज की रिंग पहनी थी तभी उसने कसम खाई थी कि वो लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहेगी, चाहे जान भी देनी पड़े। जबकि मैक्सिम लिएंड्रिन को ढूंढना चाहता है क्योंकि सिर्फ उसे ही मारकर इन्हें सुकून मिलेगा। एलेना इतनी हर्ट होती है कि अपना और मैक्सिम का बॉन्ड तोड़ देती है ताकि दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को महसूस न कर सकें। मतलब टीम एक दूसरे से इमोशनली ब्रेक हो रही है और व्हाइट क्लोक का खतरा और भी बढ़ रहा है। उधर एग्वीन रैंड के रूम से निकल जाती है और वाइज वन के साथ सोने जाती है ताकि वो उसकी ड्रीम वॉकिंग स्किल को और डेवलप कर सकें। वहीं लैन और मेलिंडा की एक और डीप कॉन्वर्सेशन होती है। लैन बोलता है कि उसका किंगडम उससे कोई मतलब नहीं रखता क्योंकि वो तो बचपन में ही खो गया था। मेलिंडा उसे याद दिलाती है कि उसका देश ब्लिथ ने ले लिया था, लेकिन अब भी एक चांस है कि वो अपनी असली लेगेसी यानी अपनी विरासत वापस पा सकता है। लैन और मॉरिन की भी गहरी बातचीत दिखाई जाती है। मॉरिन शाइनी व्हाइट बॉल से ऑब्सेस्ड है और कहती है कि वो लास्ट बैटल में नहीं होगी। उसके वर्ड्स और शॉकिंग होते हैं जब वो बताती है कि अगर रैंड को जिंदा रहना है तो उसे मरना पड़ेगा। लैन उसे समझाता है कि फ्यूचर के बारे में इतना सोचना छोड़ दे और जो पल है उसे एंजॉय करे। दोनों आयल का स्ट्रॉन्ग ड्रिंक शेयर करते हैं जो शायद इनकी टेंशन थोड़ी भुला दे। बैक इन द बैटलफील्ड, एलेना पूरे व्हाइट क्लोक कैंप में एक फॉग और स्मोक का शील्ड डाल देती है जिससे व्हाइट क्लोक को कुछ दिखाई नहीं देता। पेरिन और आयल लड़कियां मैट की बहनों को सक्सेसफुली सेव कर लेती हैं, लेकिन जब पेरिन और गैंग मैट की मां को बचाने पहुंचते हैं तो वो ऑलरेडी मर चुकी है। बस एक पल की देर हो गई। सिचुएशन और खराब हो जाती है जब एलेना भी व्हाइट क्लोक के हाथों पकड़ ली जाती है। पता चलता है कि मैट की मां को पकड़ना बस एक बहाना था ताकि वो एलेना को बंदी बना सकें। पेरिन और फेल का व्हाइट क्लोक से बड़ा टकराव होता है। पेरिन ने पहले भी उनसे दुश्मनी मोल ली थी और अब डेन उसे धोखा दे देता है। फेल भी फाइट करती है, लेकिन पेरिन को चाकू लग जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी तरफ मैक्सिम एलेना को ढूंढने वापस आता है क्योंकि एलेना ने अपना बॉन्ड फिर से एक्टिवेट कर दिया था। जब वो पहुंचता है तो देखता है कि एलेना तीरों से घायल है, लेकिन दोनों मिलकर व्हाइट क्लोक के अगेंस्ट एक बड़ी फाइट लड़ते हैं और अभी के लिए सेफ हो जाते हैं। ड्रीम वर्ल्ड में रैंड और लैंडफेयर का एक और इंटेंस इनकाउंटर होता है। रैंड उसे याद दिलाता है कि वो पहले भी उसे देख चुका है जब उसने डार्क वन को रिलीज किया था, उससे भी पहले। रैंड बोलता है कि लैंडफेयर में एक ऐसी औरत छुपी है जो एक अच्छी दुनिया बनाना चाहती थी। लैंडफेयर तो स्ट्रेट अप कन्फेशन मोड में चली जाती है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए रैंड, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
वहीं मॉरिन एग्वीन से एक बड़ी रिक्वेस्ट करती है, उसे ड्रीम वर्ल्ड में किसी जगह ले चलना है। पहले एग्वीन हेजिटेट करती है, लेकिन जैसे ही मॉरिन रूडिन का नाम लेती है, एग्वीन मान जाती है। मॉरिन स्वान से मिलने जाती है। वहाँ वो स्वान को व्हाइट टावर और रैंड के बारे में एक बड़ी वार्निंग देती है। अगर व्हाइट टावर रैंड के सामने घुटने नहीं टेकता तो ये लास्ट बैटल हार जाएंगे। मॉरिन अपने और स्वान के रिश्ते को लेकर भी बात करती है। जो कुछ हम खो चुके हैं उसे वापस नहीं जोड़ा जा सकता। स्वान उसे प्रॉमिस करती है, अगर इस जिंदगी में नहीं तो हर अगली लाइफ में वो उसे ढूंढ लेगी जब तक ये सही नहीं कर सके। जबकि एग्वीन ड्रीम वर्ल्ड में मैट को देखती है एक फैमिली के साथ, और वो काफी खुश है। फिर पेरिन को हॉपर और फेल के साथ सुकून से रहते देखती है। फाइनली वो रैंड के सपने में पहुंचती है और तभी वो लैंफियर को रैंड को किस करते देखती है। और बस यही एग्वीन का ब्रेकिंग पॉइंट बन जाता है। एग्वीन का नो बोलकर चिल्लाना दिखाता है कि वो पूरे ड्रीम वर्ल्ड पर कंट्रोल लूज कर सकती है। मॉरिन के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है अगर एग्वीन का कंट्रोल हिल गया। वाइज वन भी डेफिनेटली परेशान होंगी। उनका स्ट्रिक्ट रूल था कि एग्वीन अपने इमोशन कंट्रोल करे। क्या ये मूवमेंट एग्वीन के कैरेक्टर आर्क के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा? द व्हील ऑफ टाइम का यूनिवर्स इतना बड़ा है कि जब 8 एपिसोड्स में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ डाल दी जाती है तो लगता है कि जबरदस्ती दिमाग में घुसा रहे हैं। जब से मैंने ये शो देखना स्टार्ट किया है तब से कह रही हूँ कि ये स्पेशली रीडर्स के लिए बना है। इसमें कंटेंट इतना ज्यादा है कि अगर प्रॉपरली देखना हो तो हर एपिसोड में कम से कम 25 एपिसोड्स होने चाहिए, तभी सब डिटेल समझ में आएगी। सबसे बड़ा इशू ये है कि द व्हील ऑफ टाइम का हर कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा डीप है। गेम ऑफ थ्रोन्स या शैडो एंड बोन जैसे शोज में एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस किया जा सकता है और फिर भी वो रीडर्स और सिर्फ शो देखने वालों के लिए एंजॉय करने लायक होता है। पर यहाँ दोनों कैटेगरीज को सेटिस्फाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मुझे लगता है कि ये शो उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है जो बुक्स पढ़ चुके हैं, क्योंकि वही लोग इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं बिना हर 5 मिनट में डिटेल्स गूगल किए। इसमें जितने ग्रुप्स दिखाए गए हैं मैं भी कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। सोच रही हूँ उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊं। चलिए अब एपिसोड 6 स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जो 95 साल पहले का है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि लिएंड्रिन एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो एल्ड्रन रखती है। लेकिन जब उसका पति उसके बच्चे को छीन कर मारने की कोशिश करता है तो लिएंड्रिन गुस्से में वन पावर का इस्तेमाल करके उस कमरे में मौजूद दोनों आदमियों को मार गिराती है। फिर जब वो शहर से निकलने की कोशिश करती है तो कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। फाइनली इशमेल उसे बचाता है और आगे की कहानी तो हमें पता ही है। प्रेजेंट में लैंफियर उसके सपने में आती है। इस सपने में लिएंड्रिन एमरलिन सीड बनी होती है। वो लैंफियर को बताती है कि वो टावर में जितना रह सकती थी रही, लेकिन लैंफियर को ये जानना है कि लिएंड्रिन तंचिको में क्या कर रही है। लैंफियर उससे पूछती है कि क्या वो रेविन के लिए काम कर रही है, जो एक और फॉर्सेकन है। लिएंड्रिन कहती है कि ब्लैक एजा सिर्फ इशमेल के वफादार थे, लेकिन अब तो वो मर चुका है। ये सुनकर लैंफियर समझ जाती है कि लिएंड्रिन फॉर्सेकन को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। वो उसे वार्न करती है कि ये बहुत खतरनाक खेल है। लिएंड्रिन लैंफियर के पैरों में गिरती है और लैंफियर उसे बताती है कि ब्लैक एजा में से एक को रेविन ने अपनी तरफ कर लिया है। लैंफियर चाहती है कि वो उसका पता लगाए और उसे मार डाले। इसके बाद लिएंड्रिन बाकी ब्लैक एजा को शेकल मैन के बारे में बताती है। ये एक आदमी है जो चैनल कर सकता है, लेकिन 2 आइसेडाइज उसे कंट्रोल कर रही हैं, 2 ब्रेसलेट और एक कॉलर के जरिए। लिएंड्रिन के पास एक ब्रेसलेट है और दूसरा तचिंको में कहीं है, लेकिन इन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। लिएंड्रिन इन सबको वार्न करती है कि इन्हें अगले दिन तक ब्रेसलेट और कॉलर ढूंढना होगा, वरना इनका मास्टर नाराज हो जाएगा। इस कॉन्वर्सेशन में मॉर्गेन भी शामिल होती है, यानी और भी बड़े खतरे हैं। दूसरी तरफ एलेन, नाइनीव, मैट और मिन तचिंको के महल में घुलने मिलने के लिए तैयार होते हैं। वो अलग अलग हो जाते हैं ताकि लिएंड्रिन और ब्लैक एजा के बारे में जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकें। वहीं एग्वीन वाइज वन से पूछती है कि वो टेलरन रियॉर्ड में लैंफियर को कैसे रोक सकती है। वाइज वन उसे बताती हैं कि फॉर्सेकन वहाँ बहुत पावरफुल है और एग्वीन का उनसे जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर वो अपने खुद के ड्रीम वर्ल्ड में लैंफियर से लड़ती है तो उसकी पावर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। इसके साथ साथ मॉरिन और लैंफियर मॉरिन के सपने में मिलती हैं। मॉरिन उससे कहती है कि वो एग्वीन को रैंड से दूर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर जबरदस्ती की गई तो वो नहीं हटेगी। लैंफियर उससे पूछती है कि रूडिन में मॉरिन ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे लैंफियर से डर लगने लगा। असल में लैंफियर ने मॉरिन को मार दिया था। आखिर में लैंफियर मॉरिन को बताती है कि वो रैंड के लिए एक सरप्राइज भेज रही है, लेकिन मॉरिन को उसे खुद हैंडल करने देना चाहिए।
रैंड को अल्सेरा अपने पेड़ पौधे दिखाती है, जबकि एवेंदा उसे टाउन का टूर करवाती है। रैंड बिना सोचे समझे अल्सेरा का भाला उठा लेता है, जो एक आयल के लिए बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट होती है। छोटी सी अल्सेरा उससे कहती है कि वो तभी उसे माफ करेगी जब उसके गार्डन के फल पक जाएंगे और रैंड उसे तोड़ेगा। दूसरी तरफ पैरिन को अर्जेंटली हीलिंग की जरूरत है, लेकिन एलेना खुद इतनी बीमार है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकती। टू रिवर्स के लोग उसका इलाज करते हैं, जबकि एलेना को लगता है अब हार मान लेने का वक्त आ गया है। लेकिन तब मैट की बहनें जो चैनल कर सकती हैं आगे आती हैं और एलेना से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उन्हें गाइड करे। एलेना की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो उसे बचा लेती हैं। वहीं मैट एक बार में लोगों को ब्रेसलेट और उसके मैचिंग कॉलर के बारे में बता देता है और कहता है कि जो भी इन्हें ढूंढ कर लाएगा उसे अच्छी खासी पेमेंट मिलेगी। इसके बाद मैट की मुलाकात थॉम से होती है, जो ऑब्वियसली उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। थॉम मैट से कहता है कि वो और हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि उसने ऑलरेडी इस सब में बहुत कुछ खो दिया है। लेकिन मैट उसे कुछ पैसे, एक ड्रिंक और हॉर्न की कहानी सुनाने का ऑफर देता है ताकि वो उसके साथ आए। उधर नाइनीव और मिन थोड़ा टाइम साथ बिताती हैं और मिन नाइनीव को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करती है। मिन एक आदमी से झूठ बोलती है कि वो एक आइसोडाइज से शादी करेगा, जबकि असल में उसके हाथ से उसकी मौत लिखी है। ये सब बस लोगों को बातें करने पर मजबूर करने के लिए है ताकि उनसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सके। वहीं एग्वीन अपने सपने में लैंफियर से बात करती है और उसे पता चलता है कि रैंड को ऑलरेडी पता है कि वो फॉरसेकन है। लैंफियर एग्वीन को ये कहकर रैंड के खिलाफ करने की कोशिश करती है कि रैंड सब कुछ जानता था पर उससे छुपाया, और ये प्लान काफी काम भी करता है। वाइज वंस एग्वीन को बताती हैं अगर वो अपने सपने में अपने आप को लैंफियर से ज्यादा पावरफुल बनाने की सोच ले तो लैंफियर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रैंड और मॉरिन के बीच सकारनन को लेकर एक सीरियस बातचीत होती है। मॉरिन रैंड को बताती है कि अगर वो इसकी पावर को एक्सेप्ट करती है तो ये उसके बस से बाहर हो जाएगी। फिर वो रैंड से पूछती है कि इतनी पावर को कैसे कंट्रोल करें। रैंड उसे समझाता है कि ये पावर को एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, उसने एक चीज सीखी है। आइसेडाई पावर के बारे में सब कुछ नहीं जानती। रैंड कहता है कि उसे पावर से लड़ना पड़ता है क्योंकि अगर वो ऐसा न करता तो कब का खत्म हो चुका होता। फिर वो मॉरिन को थोड़ी सी अपनी पावर दिखाता है, बस यूं ही कैजुअली। दूसरी तरफ फाल पैरिन से अपनी माँ के बारे में एक शॉकिंग बात शेयर करती है। उसकी माँ डार्क फ्रेंड बन चुकी है और उसने फाल से भी डार्क वन की ओथ लेने को कहा था, लेकिन फाल वहाँ से बचकर निकल गई पर उसकी माँ ने उसके भाई को मार दिया। ये सुनकर पैरिन भी अपनी कहानी शेयर करता है, कैसे उसने गलती से लायला को मार दिया जब वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। अपना दुख दर्द बांटते हुए पैरिन और फाल के बीच फाइनली रोमांस शुरू हो जाता है। पैरिन फाल को मैट का एक स्केच दिखाता है जिसमें वो हॉर्न ऑफ विलेर के साथ है। इसी बीच कुछ नए व्हाइट क्लोक्स अपनी सेवा देने के लिए आगे आते हैं, जो टू रिवर्स में चल रही मुश्किल को सॉल्व करना चाहते हैं। ये असल में पैडन फेन है जिसे हमने सीजन 2 में देखा था। ये एक डार्क फ्रेंड है जिसे मैट से हॉर्न ऑफ विलेर चाहिए। व्हाइट क्लोक पैडन फेन को नहीं जानते। वहीं थॉम मैट को वार्न करता है कि वो लिएंड्रिन से दूर रहे, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है उसकी नजर एलेन पर पड़ती है। वो उसे देखते ही पहचान लेता है और कहता है ये तो एंडोर की वारिस है। ये सुनकर एक लोकल आदमी भी एलेन को पहचान लेता है और फौरन उसके गले पर छुरी रख देता है, लेकिन थॉम अपनी स्मार्टनेस दिखाता है। वो कहता है कि एलेन एक्चुअली उसकी सेवक है। इसे प्रूव करने के लिए दोनों मिलकर एक गाना गाते हैं ताकि तचिंको के लोग पहचान सके। ये प्लान काम कर जाता है और एलेन बच जाती है। इस दौरान एक ब्लैक एजा मेंबर को नाइनीव और मिन के तचिंको में होने की खबर लग जाती है। ये बात मॉगडेन तक पहुंचती है, जो उस ब्लैक एजा को टॉर्चर करके मार देती है, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसने क्या सुना था। लिएंड्रिन भी फुल पावर मोड में है। वो नियोमी पर एक वीव यूज करती है ताकि कॉलर की इंफॉर्मेशन निकाल सके, और जैसे ही उसे सब पता लगता है वो नियोमी को मार देती है। इसी बीच एक आदमी मैट को दूसरा ब्रेसलेट लेकर देता है, जो एक्चुअली उसके डैड की दुकान से मिला है। मैट उसे कुछ पैसे देकर ब्रेसलेट ले लेता है और फिर नाइनीव के हवाले कर देता है। और तब थॉम उन सबको तचिंको के शेकल मैन के बारे में बताता है, जो एक चैनलर है और आइसोडाइज के कंट्रोल में है, एक स्पेशल कॉलर और 2 ब्रेसलेट्स के थ्रू। बाद में मॉगडेन ने नाइनीव और एलेन को अपने जादू में फंसा लिया ताकि उनसे सब कुछ उगलवा सके। दोनों उसकी हर बात सुन रही होती हैं, लेकिन जैसे ही मॉगडेन नाइनीव से ब्रेसलेट लेने लगती है, नाइनीव रेजिस्ट करती है, जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि कुछ तो गलत हो रहा है। पर अफसोस मॉगडेन ब्रेसलेट ले लेती है और अब एलेन और नाइनीव के पास कुछ भी नहीं बचा। कम से कम ये तो अच्छा है कि रैंड की लोकेशन अब भी सीक्रेट है। मॉगडेन एलेन से कहती है कि रेविन चाहता है कि वो मर जाए,
लेकिन उसके लिए ये दोनों अभी भी काम की हैं। फिर वो दोनों की यादें मिटा देती है और चली जाती है, लेकिन नाइनीव के चेहरे पर जख्म का एक निशान छोड़ जाती है। दूसरी तरफ एग्वीन रैंड का सामना करती है, लेकिन रैंड सिर्फ एक हल्का फुल्का अपॉलॉजी देकर बात टालने की कोशिश करता है। रैंड का कहना है कि एग्वीन कुछ नहीं समझती और वो चाहता है कि काश समझती। ये सुनकर एग्वीन और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। रैंड उसे बोलता है कि जब से वो आयल वेस्ट आए हैं, एग्वीन सिर्फ वाइज वन के बारे में सोचती है, रैंड की परवाह ही नहीं करती। एग्वीन का मानना है कि रैंड पागल हो चुका है, लेकिन रैंड कहता है अगर तुम्हें ये सोचकर अच्छा लगता है तो ठीक है। रैंड एक और पंचलाइन मारता है, सच ये है कि तुमने कभी मुझे नहीं चाहा, सिर्फ ड्रैगन रीबॉर्न को चाहा है। एग्वीन शॉक में आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या रैंड को पता था कि लैंडफेयर उसे टॉर्चर कर रही थी। रैंड सिंपली कहता है मुझे नहीं पता, और यहीं पर लैंडफेयर का अटैक होता है। लैंडफेयर के छुपे हुए अटैकर्स अचानक इन पर हमला कर देते हैं और रैंड वन पावर का इस्तेमाल करता है उन्हें हराने के लिए, बट ये अटैक बहुत ज्यादा तबाही लाता है। रैंड के पावर्स की वजह से एक पूरी बिल्डिंग गिर जाती है जिसमें एल्सेरा थी। जब रैंड देखता है कि एल्सेरा मर चुकी है तो वो अपनी पावर यूज करके उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। वो लिटरली मौत को हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मॉरीन उसे रोकती है, वरना वो पूरी तरह अपनी पावर में खो जाता। एपिसोड की आखिर में आयल लड़कियां और फेल डिस्कस करती हैं कि अब पेरिन को व्हाइट क्लोक्स के खिलाफ एक वॉर लीड करनी पड़ेगी। कहानी की शुरुआत होती है टू रिवर्स के लोगों से जो वॉर की तैयारी कर रहे हैं, जैसा पेरिन ने बोला था। सब सीरियस मूड में हैं, तैयार हैं अपने घर को बचाने के लिए। लेकिन तभी कुछ मेहमान आते हैं और वो ट्रॉलक्स नहीं होते। ये लोग हैं टुआथान, जिन्हें हम सीजन 2 में देख चुके हैं। ये वे ऑफ द लीफ वाले लोग हैं जो आयल लोगों से अलग हो गए थे और हमेशा शांति और नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया। पहले सब एक ही लोग थे, इनको द शाइन आयल बोला जाता था। ये लोग एज ऑफ लेजेंड्स के टाइम आइस सेडाइस के सर्वेंट्स होते थे, नॉन वायलेंट, पीसफुल और टोटली कमिटेड टू देयर ड्यूटी। जब दुनिया टूट रही थी तो आइस सेडाइस ने इनको बोला कि कुछ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को सेफ जगह ले जाओ। इस जर्नी के दौरान दुनिया इतनी खतरनाक हो गई थी कि कुछ लोगों ने सोचा शांति से रहने से सबकी मौत हो जाएगी। तभी एक मेजर स्प्लिट हुआ। कुछ लोगों ने अपना वे ऑफ द लीफ बनाए रखा, ये बन गए टुआथान। आज के टाइम में कलरफुल वैगन्स में घूमने वाले पीसफुल लोग। बाकी लोगों ने हिंसा एक्सेप्ट कर ली, ये बन गए मॉडर्न आयल डेजर्ट वॉरियर की शैडो भी इनसे डरे। अब कहानी पर वापस आते हैं। पेरिन इन्हें देखकर बहुत खुश होता है, पर उसे ये सुनकर अफसोस भी होता है कि उसका एक पुराना दोस्त अब नहीं रहा। फिर पेरिन और एरम मिलते हैं, दोनों एक्साइटेड हैं, लेकिन एरम थोड़ा परेशान लगता है। उसके चेहरे से लगता है कि अगर उसके डैड को बचाने के लिए वायलेंट करना पड़ता तो वो कर लेता, जो कि टुआथान के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। इसी बीच लोयाल खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा होता है कि जो दो आयल औरतें उसके साथ हैं वो एरम को देख रही हैं। लॉयल जानता है कि आयल लोग कभी टुआथान के साथ मिक्स नहीं होंगे, वो अपने ऑनर पर ऐसा दाग नहीं लगने देंगे। पर ये छोटी सी मूवमेंट से लॉयल के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे याद आता है कि ये आयल औरतें उसके साथ इसलिए हैं क्योंकि उन पर उसका कर्ज है। तो लॉयल डिसाइड करता है कि वो इन आयल औरतों को वापस भेज देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो लोग ऐसे बैटल में लड़ें जो उनकी लड़ाई है ही नहीं। लॉयल उन दो आयल औरतों से कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं, मेडन्स किस। ये आयल का एक वाइल्ड गेम है जिसमें थोड़ा फ्लर्ट है और खतरा भी। गेम में लड़कियां अपनी छुरी लॉयल की गर्दन पर रखती हैं और वो उसके रिएक्शंस चेक करती हैं, लेकिन वो उन्हें किस करने नहीं देता। तभी दोनों आयल औरतें रुक जाती हैं और बोलती हैं कि उप्स, हमें पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, जैसे कि वो बस मजाक कर रही हों। लेकिन असली रीजन ये होता है कि वो लॉयल को मारना नहीं चाहती। अब क्योंकि लॉयल ने अपनी जान जोखिम में डाल दी उन्हें बचाने के लिए, तो उनका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। पहले सिर्फ एक आयल औरत उसका कर्ज चुका रही थी, लेकिन अब दूसरी औरत भी उसकी कर्जदार बन गई है। तो लॉयल अब श्योर है कि ये दोनों आयल अब उसके साथ ही रहेंगी, क्योंकि अब दोनों उसके लिए जिम्मेदारी निभाने वाली हैं। इसी वक्त एलेना मैट की दोनों बहनों को चैनलिंग सिखा रही होती है, थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन बस इतना कि वो उनकी पावर को अपनी पावर में मर्ज कर सके और स्ट्रॉन्ग बन सके। पर एलेना नई विजडम से मिलती है, जो गांव वालों की हीलर है। वो उससे भी बोलती है कि वो इनके ग्रुप में शामिल हो जाए। दूसरी तरफ फाल कुछ विलेजर्स को समझा रही होती है कि ट्रोलॉक को भेड़ियों से डर लगता है, ताकि वो सेफ और प्रोटेक्टेड फील करें, स्पेशली जब उन्हें पता है कि पेरिन वुल्फ से कनेक्टेड है। थोड़ी देर बाद डेन टू रिवर्स आता है। पेरिन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने व्हाइट क्लोक को लेकर आए और इनकी हेल्प करे ट्रोलॉक के खिलाफ लड़ने में।
साथ ही पेरेन क्लियरली बोलता है कि वो डार्क फ्रेंड नहीं है, लेकिन डेन के चेहरे से लगता है कि वो कन्विंस नहीं हुआ। और वैसे भी पेरेन ने ही डेन के डैड को मारा था, तो ऑब्वियस है कि इनके बीच टेंशन है। पेरेन उसे याद दिलाता है कि मैट की माँ जो निर्दोष थी उसे मार दिया गया और वो डेन की गलती थी। पेरेन कहता है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत किया है, लेकिन अब वक्त है उस साइकिल को रोकने का। अगर डेन और उसकी आर्मी टू रिवर्स के लिए नहीं लड़ते तो वो उसके खुद के आइडल्स के खिलाफ जाएंगे, जो कि जस्टिस और प्रोटेक्शन के ऊपर बेस्ड है। फाइनली पेरेन एक डील करता है, कहता है कि बैटल के बाद वो डेन के साथ चला जाएगा जहां भी डेन ले जाना चाहे। दूसरी तरफ एलेना और मैक्सिम डिसाइड करते हैं कि इनके बीच का बॉन्ड जो एक वार्डर और आइसराइज के बीच होता है, बैटल के खत्म होने तक रहेगा, उसके बाद देखा जाएगा। इसी बीच पेरेन फेल को रोकने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि वो बैटल में मत जाए, सेफ रहे। लेकिन फाल उसकी एक्स वाइफ का मेंशन करती है और कह देती है कि जैसे पेरेन की वाइफ बैटल में मर गई थी, उसी तरह वो किसी की प्रोटेक्शन में जीना नहीं चाहती। उसका कहना है कि वो कमजोर नहीं है, उसे किसी हीरो की जरूरत नहीं, वो खुद लड़ सकती है। पेरेन के लिए ये मूवमेंट काफी इमोशनल होता है, क्योंकि फाल क्लियरली दिखा रही है कि वो उसकी बराबरी में खड़ी है, ना कि पीछे। पेरेन फाइनली ट्रोलॉक्स को रोकने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाता है। जो थोड़े लोग उसके पास हैं, उनकी हेल्प से वो एक बैटल फाइट करेगा। लॉयल बोलता है कि अगर सच में टू रिवर्स को सेफ रखना है तो सबसे जरूरी काम है वे गेट को बंद करना, ताकि ट्रोलॉक और उनकी बैकअप आर्मी अंदर ना आ सके। ये ही उनका एंट्री पॉइंट है। लॉयल जो हमेशा वाइज और काम होता है, पेरेन से इमोशनल प्रॉमिस करता है। बोलता है कि लोग उसका नाम याद रखेंगे और उसे गोल्डन आइड लॉर्ड कहकर पुकारेंगे। फिर फाइनली बैटल शुरू हो जाती है। पेरेन टू रिवर का सॉन्ग गाकर सबको मोटिवेट करता है। सब लोग मिलकर शील्ड बनाते हैं ताकि ट्रोलॉक्स के अटैक को रोक सके। बस शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिकती। फिर पेरेन मैक्सिम को एलेना के पास भेजता है। अब एलेना का जादू दिखाने का वक्त आ गया है। एलेना, मैट की बहनों और नई विजडम सब मिलकर अपनी एनर्जी जोड़ते हैं। इनका जादू बहुत पावरफुल है। ट्रोलॉक्स के ऊपर नुकीले बर्फ के टुकड़े आसमान से गिरने लगते हैं और वो वापस भागने लगते हैं। शुरू में तो ऐसा लगता है कि ये बैटल जीत गए, लेकिन फिर पेरेन को एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसा कुछ गलत होने वाला है। वो जैसे ही कुछ रिएक्ट कर पाता, एक तीर एलेना को आकर लग जाता है। मैट की बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं, समझ नहीं पाती क्या करें। वो फौरन एलेना को सेफ जगह ले जाती हैं। वो उसके जख्म ठीक करने की कोशिश करती हैं, बट इस बार इनका जादू काम नहीं कर रहा। मैक्सिम जो एलेना से बॉन्डेड है, लिटरली वो तीर का दर्द महसूस कर सकता है। लोग उस पल में हिल जाते हैं, उनकी हिम्मत डगमगाने लगती है। मैक्सिम उन्हें हिम्मत देता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए बोलता है। सब फिर से जोश में आ जाते हैं और बैटल फुल फोर्स से कंटिन्यू होती है। लोगों के चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन है। दूसरी तरफ लॉयल वे गेट के अंदर चला जाता है ताकि उसे बंद कर सके, जबकि आयल औरतें गेट के बाहर रहती हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। डेन फाइनली अपने व्हाइट क्लोक के साथ आता है, लेकिन पेरेन को थोड़ा शक है, ये लोग इतनी आसानी से कैसे पहुंच गए बिना ट्रोलॉक के अटैक के। उसे थोड़ा देर में समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक पेरेन फेन टू रिवर्स के अंदर होता है, वो ही क्रीपी इविल बंदा जो हमेशा क्योस लाता है। पेरेन वक्त रहते गेट्स बंद नहीं कर पाता और इससे टू रिवर्स पर एक नया अटैक शुरू हो जाता है। अब फेन के लोग भी अंदर घुस चुके हैं। लॉयल वे गेट बंद करने की बहुत कोशिश करता है, बट वो नाकामयाब रहता है, इसलिए वो गेट का रास्ता ही तोड़ देता है। इससे गेट भी टूट जाता है और लॉयल गेट के साथ खाई में गिर जाता है। अब ट्रोलॉक्स की आर्मी टू रिवर्स नहीं जा पाएगी। दूसरी तरफ टुआथान लोग टू रिवर्स के सारे बच्चों को जंगल में लेकर भागते हैं, जैसा पेरेन ने उनसे बोला था। तभी इनके पीछे ट्रोलॉक पड़ जाता है। एरम एक बच्चे को बचाने के लिए ट्रोलॉक को मार देता है। वो पीसफुल से प्रोटेक्टर बन जाता है। अब हमें एमन वाल्डा को दिखाया जाता है, क्रूअल व्हाइट क्लोक। अब मैट की बहनें जो पहले एलेना को बचा नहीं पाई थी, अपनी माँ की मौत का गुस्सा और दुख लेकर ये दोनों अपनी पावर्स एक्टिवेट करती हैं, वाल्डा को मार गिराती हैं और लिटरली राख कर देती हैं। एपिसोड 7 के आखिर में पेरेन फाइनली पेरेन फेन को पकड़ लेता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो अब भी टू रिवर्स को नहीं बचा पाएगा। पर एक लीडर की तरह सोचकर वो पेरेन के साथ डील करता है, उसे छोड़ देता है सिर्फ इस कंडीशन पर कि वो टू रिवर्स के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पेरेन फेन बोलता है कि डार्क वन चाहता है टू रिवर्स बर्बाद हो जाए, सिर्फ रैंड को सबक सिखाने के लिए। जब पेरेन देख लेता है कि पेरेन सच में उसे मार देगा, तो वो डील मान जाता है और अपने आदमियों को वापस बुला लेता है। आखिर में पेरेन वही लीडर बन जाता है जो टू रिवर्स को कब से चाहिए था।
जबकि एलेना मैट की बहनों को टावर में नहीं ले जाएगी। उसे लगता है कि इन दोनों बहनों का रास्ता कुछ और है। एडम अब ब्लैकस्मिथ बनकर टू रिवर्स में ही रह जाता है, जबकि पेरिन लॉयल की बुक पढ़ता है जो उसके लिए छोड़ गया था, मानो उसे सब कुछ पहले से पता हो। किताब में पेरिन को टू रिवर का सच्चा लीडर कहा गया है। और फिर आता है डेन, जो पेरिन से उसकी डील के बारे में पूछता है। पेरिन सबसे अलविदा कहकर डेन के साथ चला जाता है, एक ऐसे मिशन पर जो शायद उसकी मौत बन सकता है। चलिए, ये तो एपिसोड 7 की कहानी थी, पर अब बात करते हैं बुक्स की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में। बुक में भी टू रिवर्स पर ट्रोलॉक का बड़ा हमला होता है और पेरिन ही लीडर बनता है जो सबको एक करता है। गांव वाले उसके कहने पर फाइट करते हैं और उसे लॉर्ड पेरिन कहना स्टार्ट कर देते हैं, जो शो में भी हुआ है। बुक में भी वाइट लोग आते हैं, लेकिन इनिशियली पेरिन उनसे फाइट करता है। बाद में इनकी डील होती है, जैसा शो में हुआ जब पेरिन ने डेन के साथ डील की। लॉयल बुक में भी वेगेट को बंद करने जाता है ट्रोलॉक्स को रोकने के लिए। शो में उसकी डेथ दिखाई गई है, जबकि किताबों में वो जिंदा रहता है। बुक में भी एरम टुआथान की टीचिंग छोड़ के स्वॉर्ड उठाता है और पेरिन का प्रोटेक्टर बन जाता है। शो में भी वो एक ट्रोलॉक को मार के एक बच्चे को बचाता है, जो बिल्कुल बुक जैसा है। बुक में मैट की बहनों का चैनलिंग वाला आर्क उतना मेन नहीं है और एलेना उनकी मेंटोर नहीं होती। ये शो का ओरिजिनल एडिशन है, शायद ताकि उनका फ्यूचर आर्क बिल्ड हो। बुक में एलेना बैटल के दौरान जख्मी नहीं होती और ना ही मैक्सिम का इतना इमोशनल मोमेंट होता है। बुक्स में लॉयल सरवाइव करता है और बाद तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शो में उसका सैक्रिफाइस दिखाया गया ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए, पर ये एक मेजर चेंज है। बुक में फेन एक क्रीपी मैनिपुलेटिव विलन होता है, लेकिन वो डायरेक्टली टू रिवर्स पर अटैक नहीं करता। शो में उसका अचानक आना और पेरिन से डील वाला एंगल मेकर्स ने अपनी तरफ से बनाया है। बुक में डेन और पेरिन के बीच ज्यादा टेंशन होती है और डेन इतनी आसानी से एग्री नहीं करता। शो ने डेन को थोड़ा मैच्योर दिखाया है। शो ने टू रिवर्स आर्क का एसेंस मेंटेन किया, पेरिन का लीडरशिप, गांव वालों की फाइट, वाइट लोग की अनईजी हेल्प, एरम का शिफ्ट, सब कुछ। लेकिन उसमें इमोशनल ड्रामा और शो स्पेसिफिक आर्क, मैट की बहनें, लॉयल की मौत ऐड किए गए कहानी को थोड़ा इम्पैक्ट देने के लिए। ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा रिमाइंडर है कि ये एक फैंटेसी टीवी शो है, फुल ऑन मैजिक, ट्विस्ट और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स के साथ। और हाँ, वो सैमुअल वाला सीन तो बड़ा ही खतरनाक था। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। पिछला एपिसोड सिर्फ पेरिन के अराउंड था, इसलिए इस एपिसोड में हमें वो नहीं दिखाई देता। ये एपिसोड स्टार्ट होता है तारविलॉन से, जहाँ स्वान और अलाइदा दोनों नेक्स्ट एमरलिन सीट बनने के लिए 10 साल पहले कम्पीट कर रही थी। फिर अलाइदा एक ट्विस्टेड रेडस्टोन फ्रेम से निकलती है। उसके सामने वाइट एजा की एक आइसेडाई है, जो अलाइदा से कहती है कि उसका अंदर जाना काफी रिस्की था, उसकी जान भी जा सकती थी। हम देखते हैं अलाइदा के ब्रेसलेट में छोटी सी चाबी जैसा कुछ है, यादगार के लिए। वो कहती है वो तो सेफ वापस आ गई है। जब उससे पूछा जाता है कि एल्फिन ने क्या प्रॉमिस किया, तो अलाइदा बोलती है एमरलिन सीट बनाने का। लेकिन जब वोटिंग का टाइम आता है, स्वान को सभी वोट मिल जाते हैं, इवन वाइट एजा का भी, जिन्होंने पहले अलाइदा का सपोर्ट करने का वादा किया था। प्रेजेंट में स्वान आइसेडाई बहनों को कन्विंस कर रही है कि वो रैंड के साथ खड़ी हो जाएं। लेकिन दिक्कत यह है कि अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि सिस्टर्स को लगता है कि स्वान ने इनका भरोसा तोड़ दिया है। इन्हें अब पता चला है कि स्वान को पहले से ही मालूम था कि ड्रैगन रिबॉर्न हो चुका है, पर उसने बताया नहीं। लिएन उसे कहती है कि अब सबसे जरूरी काम यह है कि सिस्टर्स को ड्रैगन रिबॉर्न पर यकीन करवाया जाए, वरना सब कुछ बिखर सकता है। दूसरी तरफ अलाइदा ऑलरेडी स्वान को रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रही है और उसमें उसकी हेल्प कर रही है वही वाइट एजा के सिटर जिसने स्वान के साथ अलायंस बनाया है। वही रैंड अपना एक प्रॉमिस पूरा कर रहा है, वो छोटी आयल बच्ची के फार्म की हार्वेस्टिंग करता है, क्योंकि उसका टो चुकाना है, यानी उस पर एक तरह का मॉरल कर्ज है। उस बच्ची को हमने एपिसोड 6 में देखा था, उसने रैंड के सामने अपना दम तोड़ दिया था। एग्वीन रैंड के साथ इमोशनली तो है, पर उसके दिल में एक चुभन है, क्योंकि वो भूल नहीं पा रही कि रैंड ने एक फॉर्सिकन के साथ फिजिकल रिलेशन रखा था। उसका भरोसा थोड़ा हिल गया है। हमें सैमुअल को दिखाया जाता है, जिसने लैंडफेयर के कहने पर आयल वेस्ट में इन पर अटैक किया था। मॉरीन ने इसे पकड़ लिया है। उसका प्लान है कि रैंड को चैनलिंग सिखाई जाए यूजिंग सैमुअल एज अ लेसन, पर जैसा एक्सपेक्टेड था, सैमुअल बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता। टेंचिको में लिएंडिन की दोस्त के पास एक बहुत ही पावरफुल तेरेंग्रियाल होता है, जो असली आग निकाल सकता है। ये डिवाइस काफी खतरनाक है और क्लियरली इनके प्लान्स में काम आने वाला है। ये लोग अभी भी इस पैन को ढूंढ रहे हैं,
लेकिन हमें पता है कि वो मॉर्गेन के हाथों मर चुकी है। तभी मॉर्गेन, जो अभी भी सर्वेंट बनी हुई है, लिएंडर के पास आती है और उसे एक ब्रेसलेट देती है। उसका असली मोटिव अभी अनक्लियर है, बट इतना जरूर पता है वो शैडोज के जरिए चीजों को मैनिपुलेट कर रही है। लिएंडर अपनी टीम को बताती है कि अब ये सब पेनाच पैलेस जाएंगे क्योंकि वहाँ इन्हें एक कॉलर ढूंढना है ताकि ये रैंट को कंट्रोल कर सकें। नाइनीव और मैट भी सीक्रेटली डिसाइड करती हैं कि वो लिएंडर और उसके लोगों का पीछा करेंगे, ये जानने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। पेनाच पैलेस पहुंचकर लिएंडर को पता चलता है कि उसकी एंट्री बंद है, तो बिना किसी हेजिटेशन के लिएंडर उन गार्ड्स को मार देती है। उधर रैंड एक सपने में लैंफियर से बात करता है। वो उससे सीधा पूछ लेता है कि वो एग्वीन को उसके सपनों में क्यों डरा रही थी। रैंड उसे क्लियरली बोलता है कि वो उसे छोड़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लुइस थेरिन ने किया था। रैंड कहता है कि लैंफियर सिर्फ जेलस और बेरहम है और अब उसे लैंफियर में सिर्फ मॉन्स्टर दिखाई देता है जो लैंफियर बन चुकी है। लेकिन असली रीजन ये है कि रैंड लैंफियर को उकसा रहा है ताकि वो आयल वेस्ट में उसका सामना करे। लेकिन इससे पहले कि लैंफियर कुछ रिएक्ट कर सके, एग्वीन भी सपने में एंटर करती है और जैसे वाइज वन ने उसे सिखाया था, वो अपनी विल से लैंफियर को सपने से निकाल देती है। जैसे ही सब उठते हैं, हमें पता चलता है कि वाइज वंस, मॉरीन और कुछ और लोग इनके साथ रेडी हैं उसका सामना करने के लिए। लेकिन जब लैंफियर वहाँ नहीं आती तो मॉरीन रैंड से कहती है शायद वो अकेला नहीं है जिसे लैंफियर ढूंढ रही है। और मॉरीन सही भी है, क्योंकि लैंफियर सबसे पहले मेलिंड्रा के पास जाती है। लैंफियर उससे कहती है अब उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। इस बीच मैट, मिन, एलेन और टॉम नाइनीव से पैलेस में मिलते हैं जहाँ ये सब कॉलर ढूंढने आए हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। टॉम एक्चुअली एलाइन को बचपन से जानता है और उसने जब से एलाइन की माँ का कोट छोड़ा है तब से वो उसकी माँ पर नजर रखे हुए है, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त थे। एलाइन बात करती है एक आदमी के बारे में, लॉर्ड गैब्रियल, लेकिन थॉम को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब उसे सिचुएशन समझ आती है तो थॉम सीरियस हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो फ्यूचर में गैब्रियल को रास्ते से हटाने में हेल्प करेगा। लेकिन एलेन को अभी तक शायद ये आइडिया नहीं है कि उसकी माँ एक्चुअली एक फॉर्सिकन के साथ बेड शेयर कर रही है। तभी इन पर अटैक होता है और एलेन फायर टैंग्रियल हासिल कर लेती है और उस औरत को मार देती है, जिससे थॉम की जान बच जाती है। दूसरी तरफ मॉर्गेन ने सैमुअल को मार दिया क्योंकि वो एक एक करके चोजन लोगों को खत्म कर रही है। वो अपनी ही गेम खेल रही है। साथ ही सारे आयल क्लैंस इकट्ठा हो रहे हैं ताकि वो खुद देख सकें कि रैंड सच में कार्यकान है या नहीं। सब लोग रैंड को टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन लैंफियर भी अपना मूव चलती है। वो उस आदमी को ढूंढती है जो रैंड के अगेंस्ट था, सिर्फ इसलिए क्योंकि रैंड एक आउटसाइडर है। और लैंफियर उस आदमी के हाथों पर ड्रैगन मार्क दे देती है ताकि लगे कि वो कार्यकान है। अगर रैंड के पास अपनी एक बड़ी आर्मी हो जाती है तो उसे कंट्रोल करना या हटाना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लैंफियर क्लियरली चाह रही है कि आए लोग कंफ्यूज हो जाएं और रैंड पर शक करें। याद है वो रेड ट्विस्टी डोर जिसमें अलाइदा गई थी? वेल, पेनाच पैलेस में भी एक ऐसा ही दरवाजा है और मैट गलती से उसमें एंटर कर जाता है। मिन उसे रोक नहीं पाती। अंदर जाके मैट एल्फिन से मिलता है। ये फॉक्स जैसा ह्यूमन क्रिएचर होते हैं जो विशेस पूरी करते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जब ये कुछ देते हैं तो कुछ ले भी लेते हैं। एल्फिन को फील हो जाता है कि मैट के अंदर उसके पूर्वजों की मेमोरीज हैं जो उसे परेशान कर रही हैं। तो एल्फिन उसे ऑफर देता है कि वो उसकी ये यादें ले लेगा। मैट प्रॉपर्ली समझ नहीं पाता और डील हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिन का विजन सच हो रहा है। मैट उस रेड डोर के सामने लटका हुआ है जैसे कि उसे फांसी दी गई हो। उस टाइम पर लिएंडर की एक अलाय मैट को देख रही होती है तो मिन पीछे से उस पर अटैक कर देती है और मैट के गले की रस्सी काट देती है। फिर वो मैट के चेस्ट पर एक सॉलिड पंच मारती है। इससे मैट वापस जिंदा हो जाता है। लेकिन अब जब मैट वापस आता है तो उसके अंदर की सब आवाजें चली गई हैं। मतलब उसके अंदर जो दूसरे लोगों की यादें चल रही थी वो खत्म हो गई हैं। पर इसके साथ ही मैट को ये भी रियलाइज होता है कि उसकी अपनी असली यादें भी धीरे धीरे फेड हो रही हैं। पैलेस के अंदर नाइनीव देखती है कि लिएंडर को कॉलर कहीं नहीं मिल रहा। वो गुस्से में एक ज्वेलरी बॉक्स फेंक देती है और चली जाती है। नाइनीव की नजर जाती है एक रिंग जैसे ऑब्जेक्ट पर जो शायद कॉलर लगता है, पर बिल्कुल वैसा नहीं जैसा फोटो में दिखाया गया था। नाइनीव उसे उठाती है क्योंकि उसे फील होता है कि ये वही कॉलर है जो वो लोग ढूंढ रहे थे। वो बाहर आकर सबका वेट करती है, लेकिन तभी लिएंडर वापस आती है और उसे पकड़ लेती है। नाइनीव लिएंडर को उसका पास्ट याद दिलाती है जब वो रोशनी की तरफ थी।
लेकिन इसका उल्टा असर होता है। लिएंड्रिन गुस्से में बोलती है वो पहली चूजन बनेगी जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। फिर वो अपनी पावर से नाइनीव से कॉलर छीन लेती है और नाइनीव को समुद्र में फेंक देती है। जब नाइनीव ऑलमोस्ट हार जाती है तब उसे उसकी वो बेटी दिखाई देती है जो उसने कसौटी वाले टेस्ट में देखी थी। इस पर नाइनीव को इमोशनल झटका लगता है और वो दोबारा वन पावर से कनेक्ट हो जाती है और अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए पानी से बाहर आ जाती है। व्हाइट टावर में स्वान अपनी पावर बचाने के लिए बेरिन और बाकी आइसडाइज को रेड एजा को ढूंढने भेजती है, क्योंकि लगता है उनका कुछ शेडी प्लान चल रहा है। पर असली ट्विस्ट ये था कि ये सब एक ट्रैप था। रेड एजा ने जानबूझकर मेजॉरिटी ऑफ द सिटर्स को टावर से बाहर भेज दिया ताकि अलाइदा कंट्रोल ले सके। प्लान परफेक्टली काम करता है। अलाइदा के पास 11 सिटर्स का सपोर्ट है तो वो एमरलिन सीट बन जाती है। स्वान पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने अपनी ओथ तोड़ दी है और फिर उसे टॉर्चर के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि लिएन को भी मार दिया जाता है। दूसरी तरफ लिएंड्रिन अब मॉर्गेडेन के लिए प्रूव करना चाहती है कि वो भी पावरफुल है, क्योंकि कॉलर को चलाने के लिए 2 औरतों की जरूरत है। उसी वक्त लैनफियर सैमुअल की डेड बॉडी देखती है जो लिटरली स्पाइडर वेब जैसा म्यूटेटेड हो गया है। वो रेविन को धमकी देती है अगर उसने लैनफियर का साथ नहीं दिया तो वो सबको खत्म कर देगी। और फिर वो कैलेंडोर तलवार का जिक्र करती है और बोलती है वो ड्रैगन रिबॉर्न को खत्म करने के लिए तैयार है। वहीं टावर में स्वान को सच बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। वो फाइनली बता देती है कि उसे और मॉरीन को पहली वाली एमरलिन ने कहा था कि ड्रैगन रिबॉर्न वापस आएगा। स्वैन ओपनली अपने प्यार को एक्सेप्ट करती है और बताती है कि वो हमेशा रोशनी के साथ है। वो सिटर्स को अलाइदा के पावर की भूख वाले नेचर के बारे में वार्न करती है, लेकिन कोई नहीं सुनता और आखिर में स्वान का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। उसी पल मॉरीन जो आयल वेस्ट में है अपने बॉन्ड के थ्रू सब फील कर लेती है। मेलिंद्रा सीक्रेटली एक डार्क फ्रेंड है, लेकिन उसका रीजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसने डार्क ओथ मेल्कियर को बचाने के लिए लिया था, क्योंकि वो लैन और उसकी लेगेसी से प्यार करती है। वो लैन को मारने आई है, लेकिन जब समझ आया कि वो मेल्कियर के गोल्डन क्रेन को ही मारने जा रही है, वो अपनी ओथ के खिलाफ जाकर अटैक नहीं करती, जिस वजह से वो खुद मारी जाती है। दूसरी तरफ मॉरीन फाइनली रैंड से माफी मांगती है। उसने रैंड के आयल जाने के फैसले को अपोज किया था, लेकिन अब मानती है कि वो सही डिसीजन था। रैंड फिर मॉरीन से डायरेक्टली पूछता है कि उसने लैनफियर के साथ मिलकर इन पर मिरर के थ्रू अटैक करवाया था। मॉरीन का जवाब हाँ है। वो कहती है उसने ये सब लैनफियर और एग्वीन दोनों को रैंड से दूर करने के लिए किया, क्योंकि वो चाहती थी कि रैंड अकेला रहे और अपने एम पर फोकस करे। वो चाहती है कि रैंड लास्ट बैटल जीते, बट रोशनी के साथ। इस पर रैंड चाहता है कि मॉरीन उसके साथ रहे। मॉरीन उसे समझाती है कि उसे आयल का सपोर्ट खुद अपने दम पर लेना होगा, बिना किसी आइसडाई की हेल्प के। वो प्रॉमिस करती है कि वो उसे लैनफियर से बचाएगी, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। रेगिस्तान के बीच मॉरीन और लैनफियर में बैटल होती है, जहां मॉरीन सकारनन का यूज करती है। पर प्रॉब्लम यह है कि लैनफियर अब भी ज्यादा पावरफुल है। शायद लैनफियर के पास कैलेंडोर हो, इसलिए उसका एज क्लियरली दिखता है। लैनफियर मॉरीन के सीने में तलवार घुसा देती है और लगता है सब खत्म हो गया। तभी मॉरीन को स्वान की डेथ फील होती है उसके बॉन्ड के थ्रू। उस दर्द और प्यार से मॉरीन फिर से उठती है, तलवार खुद से निकालती है और लैनफियर पर वापस अटैक करती है। मॉरीन लैनफियर को घायल कर देती है। लैनफियर भाग जाती है। वहीं रैंड और दूसरा आयल लड़का जिसे लैनफियर ने ड्रैगन टैटू दिया था, सभी आयल क्लैंस के सामने आते हैं। रैंड बस ये बताता है कि उसने रूडिन में क्या देखा, उनकी असली हिस्ट्री, कि आयल कभी पीसफुल लोग थे। ये बात सुनकर आयल लोग शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि ये उनके प्योर वॉरियर आइडेंटिटी को तोड़ती है। रुआराक रैंड को वार्न करता है कि अगर उसने ये सच बताया तो आयल तबाह हो जाएंगे। रैंड बोलता है वही तो कार्यकान का काम है, सच दिखाना, चाहे वो दर्दनाक ही क्यों ना हो। रैंड तब चैनल करता है और पावर का कलर ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब रैंड के अंदर लाइट और डार्क दोनों है। तभी बारिश शुरू हो जाती है, सिंबॉलिक क्लींजिंग। सभी रैंड के आगे झुकने लगते हैं। उसे कार्यकांड डिक्लेयर कर दिया जाता है। एग्वीन उसे रोकने की कोशिश करती है कि वो अब बस करे, पर रैंड ब्लैंकली घूरता है, जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो अंदर से खाली लगता है। शायद उसके अंदर का डार्कनेस उसे ओवरवेल्म कर रहा है। मुझे लगता है एवेंदा, जो उसे अच्छे से समझती है, शायद उसे रोके, या फिर मॉरीन वापस उसके पास आकर उसे पुल बैक करे डार्क साइड से, वरना रैंड सिर्फ ड्यूटी करने वाला एक टूल बन जाएगा। पूरा एपिसोड एक मिक्स था,
दर्द, पावर, सेक्रीफाइस और अब एक वार्निंग, अगर रैन को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला तो वो डार्क की तरफ जा सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन यहीं खत्म होता है। अब जानेंगे सीजन 4 में क्या हो सकता है। द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3 के आखिर में हमें काफी कैरेक्टर्स के अपने अपने मिशन दिखाई देते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी होती हैं। सबसे पहले ऐसा लगता है मॉर्गेन ने लिएंड्रिन के साथ काम करने का फैसला कर लिया जब वो ये कहती है कि कॉलर वेयरर को कंट्रोल करने के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है। मॉर्गेन ने सैमुएल को मार दिया और लगता है कि वो एक और फॉर्सेकन को मारने के लिए तैयार है, जैसे कि लेनफेयर को शक है। पेरेन के केस में वो डेन के डैड को मारने के लिए ट्रायल का सामना करेगा और लगता है वो कुछ टाइम तक बंदी बना रहे, लेकिन हो सकता है फाल उसे बचाने आए, साथ में 2 आयल औरतें भी हों। ये पेरेन की स्टोरी लाइन के लिए एक स्पॉइलर है, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। बुक रीडर्स को पता है कि पेरेन को फाल से शादी करनी है, तो ये अगले सीजन में एक बड़ा प्लॉट पॉइंट हो सकता है। फिनाले में एक बड़ा मोमेंट ये था जब नाइनीव ने अपनी पावर्स वापस पाई, जब वो लिएंड्रिन के हाथ अपनी जान गंवाने वाली थी। ये प्लॉट काफी फेमिलियर लगता है, लेकिन जब नाइनीव ने पानी को स्प्लिट किया वो मोमेंट काफी एक्साइटिंग था। ऐसी चीज ही हमें फैंटेसी शो देखने पर मजबूर करती है। मैं क्यूरियस हूँ कि वो ये बात अपने ग्रुप को बताएगी या नहीं। अब एक स्पॉइलर है रैन की लव लाइफ के बारे में, तो जो स्किप करना चाहे वो कर सकता है। बुक में रैन के 3 लवर्स होते हैं और एग्वीन उनमें से नहीं है। मुझे लगता है कि शो में एग्वीन, अलाइन और एविंदा को उसके प्राइमरी इंटरेस्ट बना दिए जाएंगे। मैट और मिन के बीच एक रिश्ता दिखाई दे रहा है, पर शायद मैं गलत हूँ। देखना ये होगा कि रैन का रिश्ता शो में कैसे इवॉल्व होता है। टावर में अलाइदा के रूल से टेंशन काफी बढ़ गई है और मुझे ये देखना है कि वेरिन और बाकी जो आइसोडाइज अलाइदा के साइड पर नहीं है उनका क्या होगा। एलेन के पास एक नया वेपन है जो उसने उस औरत को मारने के लिए यूज किया और मैं क्यूरियस हूँ कि ये फ्यूचर सीजन में इम्पोर्टेंट बनेगा या नहीं। सीजन 4 की तरफ देखा जाए तो लगता है कि गैंग फिर से एक होगी और अलेन, एविंदा, मिन शायद ग्रुप में शामिल होंगे। मॉरिन जो लेनफेयर के अटैक से बची है शायद कुछ और एपिसोड्स तक शो में रहेगी, हो सकता है लास्ट बैटल तक भी रहे। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये सारी डेवलपमेंट्स कैसे अनफोल्ड होती हैं। अब बात करते हैं शो और बुक के बीच की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में। शो में मॉर्गेन और लिएंड्रिन के बीच का अलायंस दिखाया गया है। बुक में भी मॉर्गेन लिएंड्रिन के साथ मिलने का सोचती है, लेकिन शो में थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया है कि दोनों कैसे एक साथ काम कर रही हैं। शो में जो कॉलर का कॉन्सेप्ट दिखाया गया वो बुक में थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट होता है, लेकिन आइडिया वही है कि दोनों को साथ मिलकर कंट्रोल करना होगा। नाइनीव की पावर्स का वापस आना शो और बुक दोनों में काफी सिमिलर है। बुक में भी वो अपनी पावर्स को मौत फेस करने के बाद वापस पाती है और शो में भी कुछ वैसा ही दिखाया गया है। वाटर्स को स्प्लिट करना एक आइकॉनिक मोमेंट है जो बुक में भी होता है। शो में रैन के लव इंटरेस्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके एग्वीन, अलेन और अविंदा को फोकस किया गया है, जबकि बुक्स में मिन का रोल भी काफी इम्पोर्टेंट है। पर ये लव स्टोरी का स्ट्रक्चर सिमिलर ही है, बस कैरेक्टर्स को थोड़ा बदल दिया गया है। मॉर्गेन का फॉर्सेकन को मारना बुक में थोड़ा डिफरेंट है। शो में वो सैमुएल को मार के दूसरे फॉर्सेकन को टारगेट कर रही है, लेकिन बुक्स में मॉर्गेन थोड़ा ज्यादा कॉशियस है और अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाहती है। शो में इसको थोड़ा ज्यादा एक्शन पैक्ड और डायरेक्ट दिखाया गया है। एलेन का वेपन जो शो में दिखाया गया, बुक में उस पर उतना फोकस नहीं है। शो ने इसे थोड़ा इम्पोर्टेंट वेपन बना दिया है। शो में मॉरिन के सर्वाइवल और लेनफेयर के अटैक का आउटकम थोड़ा डिफरेंट है। लेनफेयर के अटैक के बाद मॉरिन को थोड़ा स्ट्रगल करते दिखाया गया, जबकि बुक में मॉरिन का रिकवरी प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट और ज्यादा फोकस्ड है और उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा और डीप होता है। द व्हील ऑफ टाइम बुक्स में कुछ चीजें थोड़ी स्लो होती हैं और कैरेक्टर डेवलपमेंट ज्यादा टाइम लेता है, जबकि शो में वो एलिमेंट्स थोड़ा फास्ट हैं। चलिए इसी के साथ ये वीडियो और ये सीजन यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।